आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लोयर स्टडी पर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है आप सभी के? गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है आप सभी के? तैयारी कैसी चल रही है? कुछ जोश बचा है या नहीं बचा है, मुझे बताएं। पहला दिन है आज फरवरी का, और ये छोटा महीना है अपना थोड़ा, तो इसमें एक्स्ट्रा हमें कुछ करना पड़ता है हमेशा ही। नहीं बचा कोई बात नहीं, हम देते हैं आपको, थोड़ा चिंता ना करें। वीडियो ब्लर है, कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं। ज्योग्राफी में कुछ नहीं पता, कोई बात नहीं, आप सही जगह है। मैं ब्लर दिख रहा हूँ? एक डाउट आया था। यस शिवम, आप श्याम, आप बिल्कुल चिंता ना करें, पूरा सिलेबस आपका कवर होगा। यहाँ पे स्टार्टिंग भी कवर होगा। बफरिंग हो रही है, एचडी क्वालिटी नहीं आ रही, कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं। एक तरफ से शुरू करते हैं कि आप सभी को आवाज साफ आ रही है, वीडियो क्लियर नहीं है, कोई बात नहीं, मैं चेक करता हूँ। आवाज साफ आ रही है, कोई बात नहीं, वीडियो को भी मैं चेक कर लूंगा, अगर दिक्कत आएगी तो आगे चल के भी तो मैं एक बार रिफ्रेश कर लूंगा, ठीक है। थोड़ा बहुत चलता रहेगा, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। वीडियो को छोड़ो, आप सब मेरी शक्ल पहचानते ही हो, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आई होप आप सब जानते हो मैं कौन हूं, तो कोई ऐसी खास चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर भी जो नया है मैं आपको बता देता हूँ। मेरा नाम राहुल अरोड़ा है, और मैं आपको प्रतियोगिता मंत्रा टीम की तरफ से यहाँ पर ज्योग्राफी का एक नया कोर्स की हम शुरुआत कर रहे हैं। एंड एक जो डाउट है, क्या होता है वो अंग्रेजी में, लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम, उसकी बात थोड़ी सी कर लेते हैं। ये जो 3 नंबर है, इसकी जगह यहाँ पर 1 नंबर लिखा जाएगा, यानी ये जो सेशन है आपका ज्योग्राफी का सेशन नंबर 1 है, ठीक है। कैमरा बिल्कुल साफ है, एकदम बढ़िया खर्चा करा गया है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। कुछ नेट में इशू हो सकता है, अभी मैं देख लूंगा। दिस इज सेशन नंबर 1 ऑफ ज्योग्राफी। तो अगर आप बाद में देख रहे हैं रिकॉर्डिंग, आप अभी लाइव देख रहे हैं, आप सबको मैं बता देता हूँ। कुछ क्लासेस रीशेड्यूल हुई थी, बैच आपको 28 से स्टार्ट होना था, लेकिन किसी वजह से हो नहीं पाया था। कुछ इमरजेंसी हो गई थी, पर्सनल इमरजेंसी थी, जिस चक्कर में क्लासेस आपकी नहीं हो पाई थी। आपकी यहाँ से ज्योग्राफी स्टार्ट हो रही है, ये सेशन नंबर 1 रहेगा, ठीक है। हिस्ट्री की, बायोलॉजी की सारी बातें जाने से पहले हम करके जाएंगे, चिंता बिल्कुल भी ना करें। सिलेबस कब खत्म होगा सब कुछ आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। मैं एक बार पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ, सो दैट जो इशू आ रहा है थोड़ा बहुत आवाज में या ये सब छोटी छोटी दिक्कतें हैं, ये पूरी तरीके ठीक हो जाए, आप सेशन में बने रहें। एंड कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, बस 30 सेकंड करीब मुझे लगेंगे, और मैं आपके साथ दोबारा मिलता हूँ। एक बार आप कंफर्मेशन दें कि आप सब बढ़िया है, साफ सुथरा आपको मैं दिख रहा हूँ एकदम बिल्कुल एचडी में, ठीक है। कनेक्शन इशू होगा, कोई बात नहीं, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं, अब सब बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है। अब डाउट्स प्लीज क्वेश्चन टैब में आप लोग भेजेंगे। स्टैटिक जीके क्या होता है इसके बारे में आपको बता दिया जाएगा, और कोशिश करेंगे सीखने पे बहुत ज्यादा फोकस करेंगे, बिकॉज ये बैच एक बड़ा बैच है, आपको मैं बताना चाहूंगा। इस बैच के अंदर कम से कम मैं आपको 50 घंटे पढ़ाने जा रहा हूँ, और ज्योग्राफी जो हम डिटेल में कवर करेंगे काफी ज्यादा। ज्योग्राफी जो है 50 आवर्स से ऊपर में यहाँ पे ज्योग्राफी आपको पढ़ाऊंगा, और बहुत डिटेल में हम कवर करेंगे, बहुत डिटेल में हम कवर करेंगे इसे। इसके अंदर आपको सब कुछ कराया जाएगा, चाहे उसमें इंडियन ज्योग्राफी होगी। इंडियन ज्योग्राफी बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, बिकॉज इंडियन ज्योग्राफी से सवाल, इंडियन ज्योग्राफी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, छोटा मोटा लाइक देखो ये चलता रहता है। इसके अलावा यहाँ पर हम जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पकड़ेंगे। उसके अलावा जो सोलर सिस्टम है वो भी मैं आपको यहीं पे कवर कराऊंगा। एक छोटी सी इशू आएगा काफी बच्चों को, वो होगा भाषा का, यानी हिंदी, इंग्लिश और बंगाली और उड़िया, और हो सकता है मैथिली, ये सब भाषाओं की दिक्कत आएगी आपको, ठीक है। मराठी, बहुत सारी भाषाएं, पर पंजाबी, बिकॉज मैं पंजाबी में भी नहीं पढ़ाता हूँ। अब बस मुझे आप एक बात बताएं, हिंदी मैं जानता हूँ हम टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं, बहुत अच्छी बात है, बट क्या इंग्लिश के बिना एसएससी का एग्जाम क्लियर हो सकता है? आंसर इज नो। कड़वी बात है, लेकिन ये अटेम्प्ट ही आप ऐसे पेपर को देने जा रहे हैं जो इंग्लिश मांगता है, यानी इस पेपर की डिमांड है इंग्लिश। सो प्लीज ऐसे पेपर जिसमें इंग्लिश की डिमांड है उसमें इंग्लिश से ना भागे। अगर आप साथ साथ सीखेंगे तो क्या आप नई शब्दावलियां सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ट्रिब्यूटरी बताऊंगा, तो आपको ट्रिब्यूटरी का मतलब समझ आ जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, अंग्रेजी में जब आपको ट्रिब्यूटरी शब्द दिखेगा तो आपके नंबर बन जाएंगे। अगर हम अभी नहीं पढ़ेंगे ट्रिब्यूटरी को, और हम बस सोचेंगे भाग जाते हैं हम यहाँ से, हम सिंपल ढूंढते हैं जो हमें पहले से आता है, तो इंग्लिश भी खराब होगी और ज्योग्राफी भी खराब होगी। तो कोशिश करें, सीखने आए हैं सीखे, ये ना सोचें कि अरे सर तो इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, मैं सब हिंदी में ही बोलता हूँ, लिखता सिर्फ अंग्रेजी में हूँ। और वहां पर भी कहीं आपको डाउट हो आप मुझे बताएं, तो मैं आपको बताऊंगा। हिंदी में नहीं पता होगा, मैं कॉमेंट में किसी को कहूंगा, बहुत बच्चे कॉपरेटिव में सब लिख देंगे, ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो, कम से कम 1 घंटा आपको लगेगा मेरे साथ फ्लो बनाने में, तब तक आप अननेसेसरी डाउट्स नहीं पूछेंगे, ठीक है। और बाकी सारी बातें, पीडीएफ नोट, सबकी बातें हम आराम से करते रहेंगे। चलो शुरू करते हैं सेशन को, एंड ऑल दी वेरी बेस्ट। मैं यही कहूंगा, बहुत डिटेल में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, बस शांत दिमाग से चले और मजा आ जाएगा, ठीक है। चाहे नोट कर सकते हैं, चाहे नोट ना करें, और आपके पास एनोटेशंस भी होंगे, वहां से आप पढ़ सकते हैं, और अपने हाथ से चाहे आप अपने हाथ से लिख सकते हैं। मेरी तरफ से जो मिलेगा आपको वो एनोटेशंस वाले नोट्स मिलेंगे, और आप आराम से उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं, अपने पास स्टोर कर सकते हैं, एंड उनसे पढ़ सकते हैं। फाइनल कॉल आपका है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। हम जो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, हम आउट से इन जाएंगे, यानी हम जनरल से लेकर स्पेशलाइजेशन की तरफ जाएंगे। आपको मैं 5 से 10 मिनट बता देता हूँ क्या क्या कवर करेंगे। यानी हमें मेनली पढ़ना है अपने देश के बारे में।
लेकिन देश जो है अपना आता है कॉन्टिनेंट में, जिस कॉन्टिनेंट का नाम है हमारा एशिया। वो कॉन्टिनेंट जो है एक प्लैनेट पे आता है जिसका नाम है अर्थ। ये प्लैनेट जो है एक सोलर सिस्टम में आता है जिसका सेंटर है सन। और ये सन जो है आप कहेंगे एक गैलेक्सी के अंदर आता है, और ये जो है एक यूनिवर्स के अंदर आता है। यानी हम यहाँ से जो चलेंगे ना, आउट टू इन चलेंगे, यानी हम सबसे पहले यूनिवर्स को समझेंगे, उसके बाद हम गैलेक्सी को समझेंगे, बीच में हम बहुत सारी और चीजें भी सीखेंगे ऑब्वियसली। फिर हम सन को समझेंगे, सन के बाद हम प्लैनेट्स को समझेंगे, फिर अपने मून को समझेंगे, और उसके बाद हम मून को समझने के बाद फिर पृथ्वी को बहुत डिटेल में हम समझेंगे। पृथ्वी को समझने के बाद हम अपने कॉन्टिनेंट को समझेंगे, कॉन्टिनेंट के बाद हम इंडिया को अच्छे से समझेंगे, इंडिया को बहुत ही डिटेल में पढ़ने के बाद अपना सिलेबस पैक हो जाएगा। क्या बात समझ गए? यानी हम यूनिवर्स से लेकर इंडिया की तरफ बढ़ेंगे और मैक्सिमम टाइम अपना इंडिया को देंगे, बिकॉज सवाल मैक्सिमम आपके यहाँ से बनते हैं। डाउट्स क्वेश्चन टैब में भेजेंगे, अच्छा रहेगा, उससे क्या है आप ज्यादा सीख पाएंगे, मैं भी आपको ज्यादा सिखा पाऊंगा। शुरू करते हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट। अगर वॉइस में दिक्कत हो रही है कमेंट सेक्शन ऑफ करें, वीडियो ऑफ करें, और अननेसेसरी कमेंट्स बिल्कुल भी ना करें। चलो, इंडिया लास्ट, ये लास्ट नहीं है एक्चुअली, ये बस स्टार्ट ही हो जाएगा कुछ समय में, बिकॉज इंडियन ही मेनली हमें पढ़ना होता है। सबसे पहले मैं आपसे यूनिवर्स की बात करता हूँ, जिसे हम ब्रह्मांड बोलते हैं। ब्रह्मांड को ही कॉस्मोस भी बोला जाता है। कॉस्मोस शब्द जो है वो यूनिवर्स के लिए इस्तेमाल करा जाता है। किसी जगह आप कहेंगे आउटर स्पेस के लिए आप इसे कह सकते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग इसका मतलब होता है, लेकिन इन जनरल जो कॉस्मोस शब्द है इसका मतलब यूनिवर्स होता है। ये क्या होता है? अगर आप कभी फुर्सत में बैठे हैं, मान लेते हैं आजकल तो आपको फुर्सत नहीं होगी, एक जमाना होगा जब आपके पास फुर्सत हुआ करती होगी। उस फुर्सत में आपने हो सकता है कभी आप आसमान को देख रहे हो रात को आराम से, तो आपको आसमान कुछ ऐसा दिखता है, बिल्कुल आप कहेंगे अंधेरा होता है, और अंधेरे में आपको यहाँ पर इस टाइप से चांद नजर आता है। वो चांद ऐसा हो सकता है, गोल हो सकता है, कैसा भी आपको चांद दिख सकता है। ठीक है। जब मतलब हम दिल्ली में भी काफी रहे हैं, तो दिल्ली में कभी कभार पॉल्यूशन की बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, तो चांद वांद भी आपको कभी दिख रहा है, कभी नहीं दिख रहा। तारे वारे तो हम नहीं देखते हैं, तारे तो बस जमीन पर है अपने लिए जो आसपास है, बाकी तारे अपने को नहीं दिखते हैं। तारे बस हम थ्योरी में पढ़ते हैं दिल्ली वाले, खैर कोई बात नहीं। ये जो चांद आपको दिख रहा है, एक तो हम चांद के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अगर मैं आपको एक एचडी वाला चश्मा दे देता हूँ, एचडी वाला चश्मा बहुत ही बेहतरीन, जिसमें इनफाइनाइट जूम है, तो क्या आपको यहाँ पर छोटे छोटे और तारे भी दिखने लगेंगे? बहुत ही बढ़िया चश्मा, जो टाइटन आई प्लस और लेंसकार्ट वालों ने मिला के बनाया है। अगर आप इन्हें जूम करेंगे तो यहाँ पर भी आपको हो सकता है और छोटे छोटे कुछ प्लैनेट्स दिखने लगे कहीं आसपास। आसमान में जो देख सकते हो वो तो मैंने डॉट से बना दिया, जो नहीं देख सकते हो मैंने ब्लैक से बना दिया। अगर मैं दोनों को एक कर देता हूं तो वो कहलाता है यूनिवर्स। जो आसमान में आपको बॉडीज दिखती है, जिन्हें हम बोलते हैं आकाशीय पिंड, इन्हें बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडीज। अगर मैं इस सेलेस्टियल बॉडीज के साथ साथ स्पेस को, यानी जो खाली जगह है, ऐड कर देता हूं, तो ये दोनों चीजों को मिलाकर मेरा जो बनता है उसे मैं यूनिवर्स बोलता हूं। यानी यूनिवर्स कुछ नहीं है, जो भी आपको आकाशीय पिंड यानी आपको दिख रहे हैं आसमान में सेलेस्टियल बॉडी, उनके साथ में जो स्पेस है उसे मिला देता हूं, उसे मैं यूनिवर्स बोल सकता हूं। क्या मैं उम्मीद कर रहा हूं बात समझ पा रहे हैं? सुहाना, थोड़ा बहुत जहां जहां पे जरूरत होगी वहीं पर सिर्फ आपको फोटोज दिखाई जाएंगी। लार्जली आपको मैं खुद इसी तरीके पढ़ाऊंगा जैसे मैं पढ़ाता हूँ, बट फोटोज वगैरह आपको दिखाई जाएंगी। यानी जो स्पेस है वहां पे कुछ भी नहीं है, नथिंग मतलब नथिंग, वो वैक्यूम होगा पूरे तरीके। यानी आप सामने जैसे देख रहे हैं, तो जो भी ब्लैक पोर्शन आपको दिख रहा है वो खाली है, पूरे तरीके पूर्णतः खाली है, वहां पर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। और जो आपको व्हाइट कलर से दिख रहा है वो आपकी सेलेस्टियल बॉडीज है, यानी आपको आकाश के अंदर कुछ बॉडीज देखने को मिल रही है। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूं आप बात ये समझ पा रहे हैं, बट ये तो एक जनरल पर्सपेक्टिव हो गया, थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं हमारा जो सन है, हमारे सन के पास अपने कई सारे प्लैनेट्स हैं, आपको पता होगा 8 प्लैनेट्स हैं, हम 8 प्लैनेट्स अभी पढ़ने वाले हैं आज के सेशन में। हमारे जो भी प्लैनेट्स हैं सबके पास अपने अपने सैटेलाइट्स हैं, ये भी शायद आपको पता होगा। सबके पास अपने अपने सैटेलाइट हैं, बीच में कुछ एस्टेरॉइड्स आपको देखने को मिलते हैं। ऐसी एस्टेरॉइड्स के साथ आपको कुछ हो सकता है आपको और भी कुछ चीजें देखने को मिले, मून्स हो गए, जैसे सैटेलाइट का मतलब यहाँ पे मून होता है। इन सबको अगर मिला देता हूँ प्लस ईटीसी, जिसमें आप और भी कुछ चीजें जोड़ सकते हैं, मीटियोर्स जिन्हें आप कह रहे हो, एस्ट्रॉइड्स ही एक तरीके से होगा, मीटियोर्स भी उन्हें कह सकते हैं। तो क्या मैं इसे एक साथ सोलर सिस्टम बोल सकता हूँ? भाई हमारा सन है और उसके साथ की जो चीजें हैं उसे मैं सोलर सिस्टम बोल सकता हूँ। इसे हम हिंदी में बोलते हैं सौर मंडल। एस्ट्रॉइड क्या होता है अभी आपको बताते हैं। अब हमारा जो सन है थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, जरा फोकस करते हैं स्क्रीन के ऊपर। मान लेते हैं आप कहीं पर बैठे हैं पार्क में, अब आप मान लेते हैं इंडिया गेट के पास कहीं गए थे घूमने, जॉब वॉब आपकी लग चुकी है, आप आराम से कहीं बैठे इंडिया गेट के पास में, फुर्सत से बैठे अपने फैमिली के साथ। अब सब तो आइसक्रीम खा रहे थे, आप जो है फुर्सत में बैठे हुए थे। ठीक है, यहाँ पर आप इस तरीके से बैठे हुए, मान लेते हैं पैर आपके जमीन पे लटक रहे हैं, इस टाइप से मान लेता हूँ मैं। कुर्सी बनानी पड़ेगी यार, ऐसे तो बहुत देर लगेगी क्योंकि बहुत देर तक बैठाना है मुझे आपको। अब ठीक है,
इस तरीके से आप मान लेते हैं बैठे हुए हैं, ठीक है। अब आप आसमान में देख रहे हैं और आपने नोटिस करा कि आपको यहाँ पर एक चांद दिख रहा है। अब ये जो चांद आपको दिख रहा है, बस मुझे ये बताएं क्या अकेला चांद है इस ब्रह्मांड में? क्या अकेला चांद है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, और भी बहुत सारे होंगे, बहुत कुछ और भी होगा। अब आपने ध्यान से देखा, अब आप इस पृथ्वी को अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, तो क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि आप एक कोने में खड़े हैं बस पृथ्वी के? मान लेते हैं कि मैं आपको इस तरीके बना के दिखाता हूँ कुछ। आप यहाँ खड़े हुए थे और आपने यहाँ चांद को देखा, लेकिन अगर जैसे ही आप जूम आउट करेंगे तो क्या मैं कह सकता हूँ कि आप एक पृथ्वी के ऊपर खड़े हैं एक्चुअल में, और एक पृथ्वी जो है घूम रही है। आप हो सकता है नॉर्थ पोल पे खड़े हो, इक्वेटर पे खड़े हो, यहाँ कहीं पे भी आप खड़े हो सकते हैं। पृथ्वी घूम रही है। पृथ्वी ऐसे भी घूमती है और किसी चीज के चारों तरफ भी घूमती है। दो तरीके के मोशन होते हैं हमारे पृथ्वी के। ये किसके चारों तरफ घूमती है? ये सन के चारों तरफ घूमती है। अगर मैं सन बनाता हूँ यहाँ पे, तो पृथ्वी यहाँ पर ऐसे हल्की सी टेढ़ी होती है। कितने डिग्री पे होती है हम सारी बातें करेंगे। देखिए 30 मिनट ना मुझे दे देना, 30 मिनट पूरे तरीके मुझे देना। ये मत कहना सर यहाँ से सवाल कैसा बनेगा। ये 30 मिनट से लेकर 1 घंटा मेरा हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई कुछ नहीं। लेट मी डू इट माई वे, ठीक है। बस मुझे अपने हिसाब से पढ़ाने दो, बाकी मैं संभाल लूंगा, चिंता मत करो। मुझे पता है, मैंने बहुत पढ़ा भी है, मैंने बहुत पढ़ाया भी है। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, ये हो जाएगा काम। ये पृथ्वी ऐसे भी घूम रही है, और पृथ्वी जो है आगे की तरफ भी घूम रही है। ये जो घूमना होता है इसे बोलते हैं रोटेशन। पृथ्वी रोटेट भी करती है, रोटेशन करती है, और इस रोटेशन को ही मैं स्पिन मोशन भी बोल सकता हूँ। यानी अपने ही एक्सिस पे घूमना। जैसे मैं आपको बताऊं, ये मान लेते हैं पेन है और पेन ऐसे करके घूम रहा है, आपका इस टाइप से मान लेते हैं घूम रहा है, ठीक है। बैकग्राउंड अभी चेंज कर दूंगा। और अगर मैं ऐसे कहता हूं कि मान लेते हैं ये सन है और सन के चारों तरफ ये घूम रही है, तो इसे रेवोल्यूशन बोलूंगा। ये जो घूम रही है ये रेवोल्यूशन कर रही है। एक्चुअल में पृथ्वी दोनों तरीके से मूव करती है, ऐसे भी घूमती है और ऐसे भी घूमती है। यानी रोटेशन करती है सेल्फ एक्सिस के ऊपर, अपनी ओन एक्सिस के ऊपर। सेल्फ एक्सिस बोल सकते हैं या इट्स ओन एक्सिस बोल सकते हैं। और घूमती है ये सन की एक्सिस के ऊपर। रेवोल्यूशन ये करती है सन की एक्सिस पर। रेवोल्यूशन करने में इसे लगते हैं 365 दिन। रोटेशन करने में इसे लगते हैं 24 घंटे। एग्जैक्ट नंबर्स में बाद में चलेंगे, अभी के लिए जरा कॉन्सेप्ट को बनाते हैं। 24 घंटे में अपनी जगह फिर से घूम के आ जाती है, इसलिए दिन और रात होता है। और 1 साल में अपनी जगह फिर आ जाती है, इसलिए 1 साल के बाद वही सेम चीजें रिपीट होती है। वही एक और अटेम्प्ट आता है, वही एक और फॉर्म आता है, वही एक और एज फॉर रेकनिंग आती है, और वही जिंदगी जो है आगे चलती रहती है। खैर ऐसा एसएससी नहीं मानता। एसएससी का जो साल है वो थोड़ा सा लंबा है, करीब मैं कहूंगा 50 साल के बराबर हो रहा है। 18 वाले 21 तक बैठे हैं, तैयारी कर रहे हैं इस सदमे में कि क्या होगा क्या नहीं होगा। खैर कोई बात नहीं। रेवोल्यूशन इस तरीके से आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। और ये वापसी जैसे ही यहाँ घूम के आएगी, आप कहेंगे सब चीजें बढ़िया हो जाएंगी। अगर मैं इसे और जूम आउट करता हूँ, क्या मैं कह सकता हूँ कि जो सन है, वो सन के चारों तरफ एक प्लैनेट की पृथ्वी है जो घूम रही थी। शायद आप समझ पा रहे होंगे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। पृथ्वी है जो इस तरीके से घूम के आपके आगे की तरफ आ रही थी। लेकिन क्या अकेली पृथ्वी ही है? बस मुझे ये बताएं, क्या अकेली पृथ्वी है? आंसर इज नो। और भी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। जैसे कि सर एक मरकरी है, मुझे यहाँ मरकरी देखने को मिलता है। मरकरी भी इस तरीके घूमता है इसके चारों तरफ। इसी तरीके की वीनस है, वीनस भी इसके चारों तरफ घूमता है। यानी ये बहुत सारे प्लैनेट्स हो गए यहाँ पर जो इसके चारों तरफ घूमे जा रहे हैं। ये मार्स हो गया, ये जुपिटर हो गया, ये सैटर्न हो गया, ये आपका नेपच्यून हो गया। इस टाइप से आपके बहुत सारे हो गए, यूरेनस हो गया। यानी हमारा जो सन है, सन के पास अलग अलग आपको 8 प्लैनेट्स देखने को मिलते हैं, जिसमें एक मरकरी है, हिंदी इंग्लिश दोनों नोट करा दूंगा, चिंता मत करना। एक वीनस है, एक अर्थ है, एक मार्स है, एक जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये सब नोट करा दूंगा, चिंता मत करो। हिंदी इंग्लिश सब नोट कराऊंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझो। लेकिन क्या सन भी किसी के चारों तरफ नहीं घूम रहा होगा? भाई सन के पास भी तो कोई ना कोई सेंटर होगा ना। ये साइन जो आप पूछ रहे हो वही मेरा आंसर है। सन भी कहीं ना कहीं घूमता है। किसके चारों चारों तरफ घूमता है मैं आपको सिखाता हूँ। हमारा जो प्लैनेट है, बात को ध्यान से समझना, हमारे प्लैनेट्स का जो ग्रुप है प्लस सन, क्या ये एक सोलर सिस्टम कहलाता है? प्लैनेट्स और प्लैनेट्स के साथ जो एटसेट्रा वाली चीजें हैं। अगर एक ऐसा सोलर सिस्टम लेता हूँ और ऐसे बहुत सारे सोलर सिस्टम में एक साथ बना देता हूँ, बहुत सारे सोलर सिस्टम्स हैं, तो इस पूरे को मैं एक गैलेक्सी बोलूंगा। क्या बोलूंगा इसे? एक गैलेक्सी, जिसमें हमारा सोलर सिस्टम है, और और बहुत सारे मान लेते हैं कोई एलियंस है जिनका सोलर सिस्टम है जो हमें पता नहीं है या नहीं है अभी। इसे बोलते हैं गैलेक्सी, यानी आकाश गंगा। इसी टाइप से जो एक गैलेक्सी है, उस गैलेक्सी को मान लेते हैं पीली वाली गैलेक्सी। ऐसी एक गैलेक्सी आपको यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ देखने को मिलेगी, जिसके अंदर सबके अपने अपने ये सन है और ये प्लैनेट, सन प्लैनेट्स, सन प्लैनेट्स बहुत सारे भी हो सकते हैं। करोड़ों प्लैनेट्स और करोड़ों सन्स हो सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं अंदाजे के लिए थोड़े थोड़े ही बना रहा हूँ। इन सबको जब मैं एक साथ कर दूंगा, तो ये कहलाता है क्लस्टर। नोट कराऊंगा, चिंता मत करना, पहले इस चीजों को समझ लो। गुड इवनिंग, कोई बात नहीं, आप यहीं से कंटिन्यू करें। ये कहलाता है क्लस्टर, आकाशीय पुंज जिसे आप बोलते हैं, ये क्लस्टर कहलाता है। अगर एक ऐसा क्लस्टर और इसके साथ ऐसे बहुत सारे क्लस्टर्स मैं यहाँ बनाता हूँ, ये कहलाता है आपका सुपर क्लस्टर। क्या आप बात समझ पा रहे हैं? सुपर क्लस्टर कहलाता है सुपर क्लस्टर। थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होगा, बिकॉज थोड़ी सी हाई लेवल की चीजें यहाँ पे चल रही हैं। क्लस्टर रिपीट करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि सर सबसे पहले तो मैं अपने प्लैनेट पे हूँ,
प्लैनेट्स का ग्रुप जो होगा वो बना था मेरा एक सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स प्लस सन सोलर सिस्टम। जब मल्टीपल सोलर सिस्टम्स को मैं मिला दूंगा, मल्टीपल प्लैनेट्स जो है वो बनता है सोलर सिस्टम। जब सोलर सिस्टम का मल्टीपल ले लूंगा तो ये बनेगा मेरा क्या, ये बनेगा मेरा गैलेक्सी। गैलेक्सी का मल्टीपल ले लूंगा तो मेरा बनेगा क्या, क्लस्टर। क्लस्टर, क्लस्टर का मतलब होता है आकाशीय पुंज। क्लस्टर का मल्टीपल ले लूंगा तो इसे मैं कहूंगा सुपर क्लस्टर। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? सन इनके चारों, सन किसके चारों तरफ घूमते हैं आपको सब बताऊंगा, चिंता मत करो। बस बिल्कुल बेफिक्र रहो और बस विश्वास करो, सब हो जाएगा। नोट कहाँ से करना है? देखिए नोट तो आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। सजेशन ये रहेगा इन्हें समझ लें, बिकॉज समझ लेंगे तो काम बन जाएगा, फिर उसके बाद कोई खास चिंता नहीं होगी। हम बात करते हैं अपनी गैलेक्सी के बारे में। यूनिवर्स जो है सुपर क्लस्टर्स को हम मिला देंगे और उसमें स्पेस मिला देंगे, शक्तिमान वो कहलाएगा आपका यूनिवर्स। यस, मैं कह सकता हूं कि सुपर क्लस्टर्स में ग्रुप ऑफ क्लस्टर होते हैं, क्लस्टर के अंदर ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज होती है, गैलेक्सी के अंदर ग्रुप ऑफ सोलर सिस्टम्स होते हैं और सोलर सिस्टम के अंदर ग्रुप ऑफ प्लैनेट्स होते हैं। क्या मैं उम्मीद करूंगा बात समझ पा रहे हैं? आपने पीपीटी नहीं बनाई? अरे यार, मैं बेटा पीपीटी से नहीं पढ़ाता हूँ, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ। मैं फैंसी काम थोड़ा सा कम करता हूँ, आप एक बार पढ़ेंगे तो आप समझेंगे ऐसा क्यों करता हूँ मैं। बिकॉज पीपीटी मेरी मतलब हंसते खेलते बन जाएगी, मतलब मेरे पास पूरी टीम है ऑब्वियसली, लेकिन अब मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ। आप एक बार पढ़ के देखें और आप समझ जाएंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। बिकॉज डेटा यही आपको जिताएगा, विश्वास मानिए मेरा। देखने में फैंसी वो लगेगा भले ही दूसरा डेटा, लेकिन जिताएगा आपको ये, बिकॉज इसमें क्या स्टेप बाय स्टेप आप चीजों को समझते हैं। आप पढ़ के देखें, मेरे हिसाब से काम बन जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। बिल्कुल बेफिक्र है, सही जगह है, विश्वास करें। चलो अब ध्यान से बात को समझते हैं। इसका मतलब ये हो गया सर कि अपना जो सन है, ऐसे बहुत सारे प्लैनेट्स के साथ एक और सन भी होगा कहीं ना कहीं अपनी गैलेक्सी के अंदर, और एक और सन भी होगा अपनी गैलेक्सी में, एक और सन भी होगा। तो ये बाहर क्यों नहीं जा रहे, कहीं जा क्यों नहीं रहे? ये भी क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं किसी चीज के अबाउट। यानी ये जो अपना सन है ये भी घूम रहा है ऐसे, ये भी घूम रहा है ऐसे, ये भी घूम रहा है, सबके सब घूम रहे हैं। आई होप आप बात समझ रहे हैं। जैसे इस समय आपका दिमाग घूम रहा है ना, वैसे ये भी घूम रहा है। यानी आप कहेंगे सबके सब घूम रहे हैं। अगर आपको सिंपल वे में बनाऊं मैं, तो मैं कह सकता हूँ ये कोई सेंटर होगा, यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे सन होंगे, इस टाइप से आप बना सकते हैं। छोटे छोटे बहुत सारे सन होंगे, उस ये ऐसे एक आप कहेंगे रास्ता होगा, एक यहाँ पर होगा और एक यहाँ पर होगा। ये होगा सेंटर ऑफ गैलेक्सी, सेंटर ऑफ गैलेक्सी। यहाँ पर छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे मुन्ने मुन्ने सन जो है घूम रहे होंगे। क्या बात आप समझ पा रहे हैं? फोर्स कहाँ से आती है, आप सब बातें बताएंगे, चिंता ना करें। जो सबसे बाहर वाला जगह है, यहाँ पर बनता है आपका सन, बनना शुरू होता है। बनते 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 धीरे धीरे वो अंदर वाले में पहुंच जाता है, अंदर वाले से जाता है वो अंदर वाले में, और उसके बाद जो है वो सेंटर के अंदर चला जाता है। क्या बात आप समझ पा रहे हैं? सब बताएंगे संगीता, चिंता ना करें। सेंटर में क्या है, सेंटर में दो अलग अलग चीजें हो सकती हैं, अभी आपको बताया जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखें बस। इसका मतलब यहाँ पे क्या होता होगा, कोई तो कुछ तो होता होगा। इसे बोलते हैं यहाँ पर क्लाउड ऑफ गैसेस होती है, क्लाउड ऑफ गैसेस होती है, और इन क्लाउड ऑफ गैसेस को बोला जाता है नेब्यूला। गैसेस सर, कौन सी गैस? मेनली हाइड्रोजन गैस होती है यहाँ पे। यानी जो आउटर आर्म होती है, आउटर आर्म के अंदर आपको देखने को मिलता है क्लाउड ऑफ गैस, या फिर आप बोलेंगे गैसियस क्लाउड्स ऑफ हाइड्रोजन आपको देखने को मिलते हैं। क्या मैं उम्मीद करूंगा बात समझ पा रहे हैं? यहाँ सन का मतलब सोलर सिस्टम, शाबाश बिल्कुल सही। अब ये जो हाइड्रोजन का गैसियस क्लाउड है, प्रॉपर सन जैसा नहीं दिख रहा। जैसा अपना सन तो बिल्कुल गोल दिखता है और वो चमक रहा है, गुस्सा हो रहा है। याद करो वो जो दो बच्चे हैं वो स्कूल जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, मुन्नी ने ग्लूकॉन डी पी लिया, मुन्ना नहीं पी पाया, तो उससे उन्हें क्या करा, मतलब सन इतना खाली है अपना कि उन्हें बच्चों के साथ ऐसा करना है, तो हम वहां पे सन एक गोल प्रॉपर बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी सन की कोई शेप एंड साइज कुछ भी नहीं है, बस गैसेस हैं कुछ, आप इमेजिन कर सकते हैं आसपास, और धुआं धुआं है हल्का सा। और वो गैस कौन सी, हाइड्रोजन गैस है, और उसे ही बोला जाता है नेब्यूला। पेपर का सवाल है, आपको पता होगा, इसे ही नेब्यूला बोला जाता है। नेब्यूला जो है घूम रहा होता है, और घूमते घूमते क्या होता है, इकट्ठा होने लगता है। इसके अंदर आप कहेंगे जो एनर्जी रिलीज होती है टकराने की वजह से, इससे धीरे धीरे जो हाइड्रोजन है वो हीलियम के अंदर कन्वर्ट होने लगती है, हाइड्रोजन हीलियम की तरफ जाने लगती है। ठीक है, यानी सन की जो गैसेस हैं वो आस पास आने लगती हैं, पास आने की वजह से वो टकराती हैं, एनर्जी रिलीज होती है, यहाँ पर फ्यूजन होता है, और वो हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में कन्वर्ट हो जाती है। थोड़ा थोड़ा बात को समझ पा रहे हैं? फ्यूजन कैसे होता है, हाइड्रोजन टू हीलियम कन्वर्जन क्या है यश, इसके बारे में हम करीब 5 से 10 मिनट के बाद बात करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे ये थोड़ा थोड़ा कन्वर्ट होता जा रहा है, तो क्या मैं उम्मीद करूंगा बात समझ पा रहे हैं कि जो 100% ऑफ हाइड्रोजन थी और हीलियम 0% थी, अब वो हो सकता है 99% और 1% हो गई हो, धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगी। यानी अभी अभी हमने एक समा देखा है जिसमें आप कहेंगे कि जो हाइड्रोजन है हीलियम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गई है, और हम यहीं पे कहते हैं अ स्टार इज बॉर्न टुडे।
यानी अगर आपको लिटरल सेंस में बताऊं तो इसे बोलते हैं न्यू स्टार, इसी को बोलते हैं प्रोटोस्टार। प्रोटोस्टार इसे बोलते हैं। यानी जो प्रोटोस्टार जो है वो आपको देखने को मिलता है आउटर आर्म में। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? आउटर आर्म या फिर थर्ड आर्म भी आप इसे बोल सकते हैं। बाहर वाली आर्म जिसमें नेबुला होता है, नेबुला बनेगा, नेबुला के बाद प्रोटोस्टार बनेगा। जो हमारा सन है वो एक स्टार है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ऐसे करोड़ों स्टार्स हमें और देखने को मिलते हैं। क्या मैं उम्मीद करूं बात समझ पा रहे हैं? प्रोटो का मतलब होता है न्यू, जैसे प्रोटोजोआ, या प्रोटो का मतलब फर्स्ट होता है, फर्स्ट या न्यू या पहला। प्रोटो शब्द का प्रोटोटाइप आपने सुना होगा, यानी जो आप बनाने जा रहे हैं मॉडल, उसका पहला वर्जन, इस टाइप से। अभी तक जो आपको बताया गया, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, मन को शांत रखिए। ठंडा पानी पिए, हल्का सा कोसा पानी पिए, गर्म करके पानी पिए, चाय पीजिए, कॉफी पीजिए, लेकिन मन को शांत रखिए, ठीक है? और जेब में हाथ डाल के बैठे, बहुत ठंड है इस समय, और कोशिश करें कमेंट सेक्शन से हाथ बिल्कुल ही हटा दें। देखो ये दोस्तों, सब आ जाएगा समझ, बेफिक्र रहो। मैंने आपको ये सिखाया है कि जो हमारा सन है, वो सन के पास बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। वो जो बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, उन्हें मिलाकर एक सोलर सिस्टम बनता है। ऐसे सोलर सिस्टम, ऐसे करोड़ों सोलर सिस्टम जो हैं, हमें देखने को मिलते हैं गैलेक्सी के अंदर। ऐसी बहुत सारी गैलेक्सी जो है उस वो मिलती है हमें क्लस्टर के अंदर। ऐसे बहुत सारे क्लस्टर हमें मिलते हैं सुपर क्लस्टर के अंदर। और यही सुपर क्लस्टर्स जब हम एम्प्टी स्पेस के साथ मिला देते हैं तो हम इसे बोलते हैं यूनिवर्स। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि अगर मैं किसी एक गैलेक्सी की बात करता हूँ, ये कोई सी भी गैलेक्सी उठा लिया मैंने, तो उस गैलेक्सी के अंदर हम देखते हैं कि जो सन है सारे के सारे, वो कहीं ना कहीं घूम रहे हैं, यानी कोई सेंटर है। आपने इस टाइप का कभी शायद टीवी में देखा होगा, हल्का सा मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। शायद आपने कभी ये नोटिस करा हो। कभी देखा है ऐसा फैंसी काम? बस, जब यूनिवर्स की फोटो देखते तो कभी आपने ये सब चीजें देखी हैं? यूनिवर्स जब दिखाया जाता है तो इस टाइप से दिखाया जाता है, हल्का एक सेंटर होता है और कुछ चीजें घूम रही होती है। कभी आपने शायद नोटिस करा हो ये। वो जो सेंटर होता है ना, बस यही जो है, इसका सिंपल रूप ही मैं आपको जो है आपको बना के दिखाया था, कुछ इस टाइप का है, ठीक है? यानी ये जो सेंटर है, ये मैंने ऊपर से दिखाया है, इसका जो साइड वर्जन है वो कुछ ऐसा दिखता है। क्या मैं उम्मीद करूँ बात समझ पा रहे हैं? ये जो फोटो है, इसमें आप इमेजिन करें कि चीजें बाहर से अंदर की तरफ जाएंगी। जो हमारा एक सन है, उसकी पोजीशन जो है यहाँ से लेकर आपकी हल्की अंदर अंदर जाते जाते यहाँ पर खत्म हो जाएगी। यानी हमारा सन भी यहीं से शुरू हुआ होगा और हमारा सन अंदर जाते जाते एक समय आएगा खत्म हो जाएगा, ठीक है? ये बात आप समझ पा रहे हैं? आगे चलते हैं। अब मुद्दे की बात ये है, सन किससे रोटेट करता है, सन कैसे रोटेट करता है, अभी आपको सारी बातें बताते हैं। थोड़ा सा बस समय दे, थोड़ा सा समय दे, ठीक है? अब यहां तक हम बात समझ पा रहे हैं। खत्म का मतलब गायब हो जाएगा, तो कैसे गायब होगा, क्या होगा, उसके बारे में भी आपको बताते हैं। हाइड्रोजन टू हीलियम कन्वर्जन कैन बी, जब हाइड्रोजन नई नई, अभी आप कहेंगे हाइड्रोजन से हीलियम कन्वर्जन स्टार्ट हुआ है, तो उस केस में जो स्टेज होती है उसे प्रोटोस्टार बोला जाता है। अब ये जो प्रोटोस्टार है, ध्यान रखेंगे, इसके पास आप कहेंगे हाइड्रोजन का अमाउंट जो है वेरी क्लोज टू 99%, 100% ऐसा कुछ होगा। आई होप आप बात समझ पा रहे हैं। हमें तो एक ही सन दिखता है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इसके पास हाई एनर्जी होगी, बिकॉज बहुत स्पीड में अभी अभी इसका जो है कन्वर्जन स्टार्ट हुआ है, तो ये वेरी ब्राइट होगा, बहुत ज्यादा चमकता होगा। टेम्परेचर भी इसका हाई होगा, हाई टेम्परेचर होगा। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये बूढ़ा होता जाएगा। जैसे आप याद करो, आप जब मान लेते हैं आप हो सकता है अभी 20, 21, 22 साल के, अभी आपको लगता है आपके पास बड़े अटेम्प्ट है, अभी तो जीवन पड़ा है, अभी तो आगे खुशहाली है। 26 वाले से पूछो, उसे पता ही नहीं लगेगा उन्होंने 22 से 26 में क्या करा। उसे लगेगा वो सोया 22 में, उठा 26 में। अपने मन से पूछो, एग्जैक्टली यही हुआ होगा। तो एक बार पहले सोया था 18 से 22 तक, फिर सोया 22 से 26 तक। तो ये ऐसे ही स्टार का कुछ चलेगा नहीं, धीरे धीरे स्टार जो है बूढ़ा होता जाएगा, परेशान होता जाएगा, यानी ओल्ड होता जाएगा। अब जो इसके पास हाइड्रोजन है, वो हीलियम में कन्वर्ट होते जाएगी, होते जाएगी, होते जाएगी। और उस केस में क्या होगा कि जो हाइड्रोजन का अमाउंट है, क्या वो डिक्रीज होने लगेगा? सोच के देखो, हाइड्रोजन धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेगी, हीलियम बढ़ने लगेगी, भाई सिंपल सी बात है, और हाइड्रोजन कम होती रहेगी। धीरे धीरे सन जो है सेकंड आर्म में आ जाएगा। सेकंड आर्म में आ जाएगा, और सेकंड आर्म में आने के बाद वो आप कहेंगे बीच सेंट्रल आर्म में आ जाएगा, और फिर आप कहेंगे पूरे तरीके खत्म हो जाएगा। अब जो हमारा सन है ना, वो भी सेकंड आर्म में है। ये भी पेपर आपसे सवाल पूछ सकता है, हमारा सन जो है मिडिल आर्म इसे बोल सकते हैं, या सेकंड आर्म आप इसे बोल सकते हैं। यानी हमारा सन जो है, अगर मैं 3 छल्ले आपको बना के दिखाता हूँ, 1, 2, 3, और ये सेंटर है, तो हमारा सन जो है अभी यहाँ पर है। धीरे धीरे हमारा सन जो है अंदर की तरफ जा रहा है, यहाँ से यहाँ आ चुका है, यहाँ से यहाँ जाने की कगार में, ठीक है? और जब अंदर चले जाएगा तो पूरे तरीके खत्म हो जाएगा, लेकिन उससे पहले हम खत्म हो जाएंगे, कोई खास चिंता की बात नहीं है। हम सेकंड आर्म के अंदर है, हमारी टोटल 3 आर्म्स है, ठीक है? अब एक और बात समझते हैं जरा काम की। वो बात क्या है उसके बारे में हम थोड़ा समझते हैं, ठीक है? अगर मैं आपको कहता हूँ सन घूम रहा है,
लेकिन क्या सन के चारों तरफ अपने प्लैनेट्स भी घूम रहे हैं? ध्यान से देखो, अगर सन ऐसे घूम रहा है, लेकिन यार अपने प्लैनेट्स भी तो ऐसे घूम रहे थे, याद करो। इस टाइप से घुमाओ या इस तरीके से घुमाओ, वैसे तो ऐसे घूमते हैं। इस टाइप से अपने प्लैनेट्स भी घूम रहे थे, याद करो। अब मैं थोड़ा पेचीदा करने वाला हूँ चीजों को। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं एक प्लैनेट को ध्यान से देखता हूँ, तो क्या प्लैनेट यही घूमता रहेगा? प्लैनेट सन के साथ साथ आगे की तरफ जाएगा आपके हिसाब से? किसी भी एक प्लैनेट की बात करता हूँ भाई, सन भी, जब सन आगे जा रहा है तो उसे भी आगे जाना होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि मैं इसके चारों तरफ कुछ घुमा रहा हूँ, जैसे कि मैं इसके चारों तरफ ये सीजर घुमा रहा हूँ। अब अगर मेरा पेन आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो क्या सीजर को भी नहीं जाना पड़ेगा? सोच के देखो, खतरों के खिलाड़ी वाले काम करा रहे हो, देखो। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग कि अगर पेन मूव कर रहा है किसी के चारों तरफ, बेटा गर्दन कट गई ना बेटा, लाइव चल रहा है, तुम्हारे तुम्हारे नाम ले लूंगा मैं। जितने भी कमेंट में है ना, इन्हें पकड़ना। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप ये बात पूरे तरीके से समझ पा रहे हैं। इसका मतलब प्रैक्टिकली स्पीकिंग, अगर मैं सन को ऊपर जाता हुआ बना के दिखाता हूँ, पॉइंट को जरा ध्यान से समझना। अगर मैं सन को कहता हूं तो ऊपर जा, तो क्या प्लैनेट्स भी इसके साथ साथ ऊपर की तरफ जाएंगे? कंफर्मेशन देंगे। यानी अगर मैं सबसे पहले मरकरी बनाता हूं, तो मरकरी ऐसे नहीं घूमेगा, मरकरी ऊपर की तरफ जाएगा घूमता हुआ। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग। यानी जो मरकरी आपका जाएगा, वो यहां से ऐसा ऊपर की तरफ चले जाएगा, राइट। जो वीनस होगा वो भी अपने ऑर्बिट में ऐसा चला जाएगा। यानी कोई ये स्प्रिंग जैसा मूवमेंट नहीं हो रहा। स्प्रिंग कोई हेलिक्स कहते हैं, और इसी वजह से इसे हम हेलिकल मोशन बोलते हैं। डीएनए टाइप, बिल्कुल सही। थोड़ा सा आपको और डिटेल में बताते हैं, चिंता ना करें। अगर मैं एक सन आपके सामने बना के दिखाता हूं, यहां पर मैंने एक सन बना दिया आपके लिए। अगर ये सन आपका आगे की तरफ जा रहा है, इस टाइप से मैं ऊपर बना देता हूँ, सन का मूवमेंट तो ये हो गया। अगर मैं मरकरी आपको बना के दिखाता हूं, तो क्या मरकरी का मूवमेंट ये वाला नहीं होगा? सोच के देखो जरा। भाई ऐसे घूम रहा है ना, जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे फिर बताता हूँ कि मैं इसे घुमा रहा हूँ, अगर ये पेन खुद ही ऊपर जा रहा है, तो क्या इसे भी तो घूमते हुए जाना होगा ना? ये भी ऐसे घूमता हुआ ऊपर जाएगा, शक्तिमान जैसे, बिल्कुल सही। सन खुद भी ऊपर जाएगा इसके साथ। और अगर मैं मान लेते हैं वीनस बनाता हूं, तो वीनस का मूवमेंट भी कुछ ऐसा ही होगा। अगर मैं पृथ्वी बनाता हूं, तो पृथ्वी का अपना थोड़ा सा बड़ा आप कहेंगे ऑर्बिट हो सकता है। इसी टाइप से मार्स का कहेंगे, मार्स में रेड कलर से बना देता हूँ, मार्स का ऐसा होगा। जुपिटर मान लेते हैं, मैं आपके लिए बना देता हूँ येलो कलर से, जुपिटर का कुछ ऐसा ऑर्बिट होगा। इसी टाइप से सैटर्न का आपका ऑर्बिट ऐसा होगा, यूरेनस का ऑर्बिट ऐसा होगा। मैं उम्मीद करूंगा बात समझ पा रहे। नेपच्यून का ऑर्बिट ऐसा होगा, यानी ऐसे घूमेगा सब कुछ। यानी सन ऊपर जाएगा और बाकी प्लैनेट्स इसके चारों तरफ ऐसे घूमते हुए निकल जाएंगे, इसीलिए हम इसे स्प्रिंग लाइक मोशन बोलते हैं। ये एक्चुअल में आकाश, अब बड़े स्केल पे देखेंगे तो पूरे में घूमेंगे, लेकिन स्क्रीन पे स्पेस की कमी की वजह से ये सीधा बनाना पड़ा। एक्चुअल में सन भी हल्का सा मुड़ के जा रहा है। मैं उम्मीद करूंगा बात समझ पा रहे हैं। भाई ये है ज्योग्राफी। मुझे बताएं, लग रहा है आप सीख पाएंगे। करीब 40-35 मिनट हो चुके हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, करंट सीख पा रहे हैं। आप साइंस से हैं, आप कॉमर्स से हैं, या फिर आप ज्योग्राफी ऑनर्स कर चुके हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी, मैं आपको कुछ नया सिखा के भेजूंगा, बिल्कुल चिंता मत करना। हर बच्चे के लिए कुछ नया होगा यहाँ पे। चलो आगे चलते हैं। ये आप समझ चुके हैं, यानी बहुत सारा डेटा हमने कवर करा है। अब जैसा अपना सन है, ऐसी और भी कई सन होंगे। वो सन भी अपने चारों तरफ अपने प्लैनेट से ऐसे ही घुमा रहे होंगे। तो जो हमारा सन है ना, इसके सबसे पास एक और सन है। वो कौन सा है? वो है अल्फा सेंचुरी। ये पेपर का सवाल है। अल्फा सेंचुरी जो है हमारे पास, हमारे सन के सबसे ज्यादा पास अल्फा सेंचुरी है। लेकिन अब एक सवाल है, जैसा प्रेशा लिख रही है, ये तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी सर हमने पढ़ा है। एक्चुअली क्या, अल्फा सेंचुरी जो है वो 3 अलग अलग स्टार्स का ग्रुप है, जिसमें एक है ए, एक है बी, एक है सी। अगर हम एज अ होल देखते हैं, तो ये ग्रुप है 3 स्टार्स का। इन तीनों में जो सबसे ज्यादा पास है, वो आपका है अल्फा सेंचुरी सी। अल्फा सेंचुरी सी, और इस अल्फा सेंचुरी सी को ही हम कहते हैं प्रॉक्सिमा सेंचुरी। यानी अगर आपको नहीं दिखता है कहीं पर प्रॉक्सिमा सेंचुरी, तो आप अल्फा सेंचुरी पे भी टिक कर सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा बात समझ पा रहे हैं। अल्फा सेंचुरी जो है 3 अलग अलग स्टार्स मान लो जो पास में है। अगर मैं एज अ होल ग्रुप की बात करता हूं, तो ये वाला ग्रुप सबसे पास है अल्फा सेंचुरी का। इन तीनों में भी आपसे बात करता हूं, तो सबसे पास आपका पड़ेगा सन के कौन सा? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। यानी सन का जो नियरेस्ट स्टार है, वो आपका है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। लेकिन एक पेपर सवाल बनाता है, बड़ा चाइनीज सवाल है। वो सवाल पता है क्या, कि पृथ्वी के सबसे पास वाला कौन सा है? और पहला ऑप्शन ही आपको प्रॉक्सिमा सेंचुरी देगा। बिल्कुल फर्जी सवाल है, बिकॉज पृथ्वी के सबसे पास सन है। हमारा सन भी एक स्टार है, बाकी सारे भी एक स्टार है, लेकिन हम अपने सन को सन कहते हैं, उन्हें स्टार कहते हैं। जिससे कि आप फर्क दोनों में समझ पाए। सेकंड को बोला था अल्फा सेंचुरी भी। जी हाँ, सेकंड को बोला था अल्फा सेंचुरी भी। मैं लिख देता हूँ अल्फा सेंचुरी बी।
अल्फा के 3 अलग-अलग बेसिकली ग्रुप ऑफ स्टार्स है प्रेशर, जिसमें एक सी वाला जो है हमारे सबसे ज़्यादा पास है। फिर बताता हूँ, ध्यान से आप समझें। बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, बस ये डाउट कोई मत पूछ लेना कि सन ये है तो फादर कौन है, मदर कौन है, ब्रदर कौन है, बस ये मत पूछना, बाकी सारे चल जाएंगे। ये जो सन अपना है, इसके सबसे ज्यादा पास ये स्टार पड़ता है जिसका नाम प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। लेकिन अगर मैं पृथ्वी बनाता हूं तो पृथ्वी के पास तो सन पड़ेगा ना। आई होप फर्क समझ पा रहे हैं। यानी जब पृथ्वी का पूछा जाएगा तो पृथ्वी के पास तो अपना सन पड़ेगा ना। हिस्ट्री कब स्टार्ट होगा? हिस्ट्री शाम हम ऑलरेडी काफी सारी कवर कर चुके हैं, बाकी क्लासेस आपको मैं कल तक बताऊंगा, कल या परसों तक कब ऐड होंगी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी को क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है, इसकी जगह आपको कभी कभार अल्फा सेंचुरी सी लिखा हुआ दिख जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। दोनों आप समझ गए हैं। कोई पूछे नियरेस्ट स्टार, सन के आंसर देना है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, अर्थ के आंसर देना है सन। अपना सन चेंज हो सकता है, चेंज समझा नहीं, चेंज का यहाँ पे क्या मतलब है मुझे ये बताएं। कुछ और डेटा मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे नियरेस्ट स्टार हमने कवर करा है, ऐसी कुछ और डेटा है वो आपको बताता हूँ। जो एक पोल स्टार है, ये कौन सी डायरेक्शन बताता है? एसएससी का डेटा है, थोड़ा सा रैंडम डेटा रहता है, ये आपको नॉर्थ डायरेक्शन दिखाता है। ये आपको सब चीजें याद होनी चाहिए। और एक और स्टार है जिसे हम बोलते हैं ब्राइटेस्ट स्टार, सबसे ज्यादा चमकता है, ये कौन सा है? ये आपका है सीरियस। लेकिन इसको ही डॉग स्टार भी बोलते हैं, याद रखेंगे, सन से भी ज्यादा ध्यान रखेंगे। और इसी को बोलते हैं अल्फा केनिस मेजोरिस। क्या आप कुछ नया सीखे? देखिए होगा क्या, पेपर आपको जब तक ये देगा आपके कंट्रोल में बात होगी, हो सकता है ये देगा तो आपके कंट्रोल में बात हो, लेकिन ये देगा तो हो सकता है कंट्रोल से बात निकल जाए। तो मैं आपको तीनों चीजें सिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पर। ये ध्रुव तारा जो है पोल स्टार है, वो पोल स्टार की आप बात कर रहे हैं, जिस ध्रुव तारे की आप बात कर रहे हैं वो पोल स्टार है। बिल्कुल सही आयन, बिल्कुल सही। केनिस मतलब डॉग फैमिली, बिल्कुल सही। अंग्रेजी में अपना हाथ टाइट है, इस वजह से ये बात नहीं बताई थी। ब्राइटेस्ट स्टार आप समझ चुके हैं, और आपको मैंने काफी सारा डेटा यहाँ पे अभी बता दिया है। मैं उम्मीद करूँ आप यहाँ तक बात समझ पा रहे हैं। ब्रैकेट में क्या है? ब्रैकेट में अल्फा केनिस मेजोरिस ये लिखा हुआ है। ठीक है, सुपरनोवा पता नहीं सुपरनोवा क्या होता है। अरे सब बताऊंगा, सब बताऊंगा, चिंता क्यों कर रहे हो, सब बताऊंगा। अरे नहीं यार, मैंने इस बार चेक करा था, मैंने स्पेसिफिकली, मुझे डाउट आ रहा था, मैंने कहा कुछ गलत तो नहीं बता दिया। ये जो 189.5 है इनकरेक्ट है। एक्चुअल में जो है वो 189 पॉइंट पता नहीं शायद 4 है या 34 ऐसा कुछ, 34 या 43 में से कुछ है। तो ये छोटा सा करेक्शन रहेगा यार, मतलब देखो क्योंकि जेन्युइन बात होनी चाहिए बिल्कुल। आई सपोज 43 है कुछ, तो मतलब यही कहेंगे 0.07 मार्क्स के आसपास कुछ यहाँ पर आपको चेंज देखने को मिलेगा। चलो आगे चलते हैं। खैर, पोल स्टार ब्राइटेस्ट स्टार हमने अच्छे से समझ लिया है। अब मुद्दे की बात कर लेते हैं, थोड़ी सी ध्यान से बात को समझना, जो समझाना चाह रहा हूँ उसे समझना। यहाँ तक आप सारी चीज पकड़ चुके हैं क्या? एक बार मुझे बताएंगे। डाउट्स बहुत सारे होंगे, मैं जानता हूँ, पूरा अपना कोर्स है, चिंता मत करो, मेरे साथ साथ चलो बस। ठीक है, मेरे साथ साथ चलो, सब कवर करा दूंगा। इतना तो समझ गए होंगे 40 मिनट में कि लेवल क्या होने वाला है। इतना तो आप समझ चुके होंगे कि लेवल क्या जाने वाला है। अब मैं आपसे इससे बची हुई जो बात है वो करूंगा अगले सेशन में आराम से। ठीक है, आराम से बात करते हैं। अब पहले मैं आपको लेके चलूँ यहाँ पर सुपरनोवा, चंद्रशेखर लिमिट, इन सब चीजों की बात हम थोड़ा सा रुक के करेंगे। अभी मैं जो आपसे बात करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ अपने सन के बारे में। ठीक है, हम कहानी को आगे तभी लेके चलेंगे, पहले हम इसे समझेंगे। ठीक है, अपने सन की हम थोड़ी सी बात करते हैं, जो हमारा अपना सन है। ठीक है, ये जो सन है ना, पहली बात तो ये स्टार है, ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होता है जो खुद के पास जिसकी अपनी रोशनी होती है, जो खुद चमक सकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके पास सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है। एकमात्र सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा सन है, ये याद रखेंगे। सन से ही है जो है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, सोर्स ऑफ एनर्जी, स्टार, सन, ये सारी बात तो मैंने आपको बता दी है। मॉक्स ऐड हुए हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल ऐड हुए हैं। और इसमें जो आपका एनर्जी बनाने का तरीका है वो आपका है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा, चिंता बिल्कुल भी ना करें। सन के जुड़े 4 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। स्टार, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, सोर्स ऑफ एनर्जी, न्यूक्लियर फ्यूजन। अभी शुरुआत करी है, अभी डिटेल में आपको नहीं बताया। ल्यूमिनस का मतलब जिसके पास अपनी रोशनी होती है, सेल्फ आप कहेंगे, जिसके पास अपनी खुद की लाइटिंग होती है, ओन लाइटिंग आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको मैं बताता हूँ, ल्यूमिनस के कुछ एग्जांपल्स बता देता हूँ। सन हो गया, टॉर्च हो गई, और नॉन ल्यूमिनस के एग्जांपल बता देता हूँ। फैन हो गया, प्लैनेट्स हो गए, मून हो गया, टेबल हो गई,
लोशन हो गया, कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, वो सब इसके अंदर है, ह्यूमंस हो गए। आई होप दोनों में फ़र्क आप समझ पा रहे हैं। एक ये फ़र्क आपको पता होना चाहिए, फैन का मतलब स्टार आप इसके अंदर रख सकते हैं, स्टार्स इसके अंदर आते हैं। टॉर्च कैसे? टॉर्च के पास अपनी रोशनी होती है, टॉर्च के पास अपनी रोशनी होती है ना, रोशनी कर देती है। आपको यही मैं समझाना चाह रहा हूँ, फ्लैश लाइट हम क्या करते हैं, हम ना रटते हैं, हम समझते नहीं है शब्द का मतलब क्या है, शब्द का मतलब हम नहीं समझते हैं। और शब्द का मतलब ये है जिसके पास अपनी रोशनी है, तो इसका मतलब ये हो गया ल्यूमिनस है वो चीज़। अब इसका मतलब ये हो गया कि जो मून है वो नहीं चमक सकता, मून नॉन ल्यूमिनस है बिकॉज़ मून के पास अपनी लाइट नहीं होती। मून के पास अपनी लाइट नहीं होती, बल्ब इसमें आप रख सकते हो। मून लोशन का मतलब, अरे यार कैसी बात कर रहे हो। कुछ भी लिख दिया यार, फेस क्रीम लोशन एग्जांपल है यार, एग्जांपल है, बॉडी लोशन मैंने कहा कुछ तो लिख दो फैंसी सा, कुछ नहीं है। अरे यार कैसी बात करते हो, और क्या लिखूं, कॉपी। चलो आगे चलते हैं। सन मून को लाइट देता है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं आपको दोबारा समझाता हूं, मन को थोड़ा शांत रखें। ल्यूमिनस जुगनू जो है, जिसकी आप जुगनू की बात कर रहे हैं, वो ल्यूमिनस के अंदर आएगा क्योंकि वो उसके पास अपनी लाइट होती है। सन, टॉर्च, जितनी चीजों के पास अपनी रोशनी है वो ल्यूमिनस है, जिसमें नहीं है वो नहीं है, ठीक है। मुझे बताएं मिरर किसके अंदर आता है? नॉन ल्यूमिनस के अंदर, क्योंकि अपनी रोशनी इसके पास नहीं होती। सिंपल सी बात है। ट्रांसपेरेंट चीज किसके अंदर आती है? कोई भी ट्रांसपेरेंट चीज है, सब नॉन ल्यूमिनस है, कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं, ओपेक ये सब नॉन ल्यूमिनस है। ट्रांसलूसेंट ये सब जो है, सब की सब क्या है आपकी, नॉन ल्यूमिनस है, ठीक है। मोबाइल फोन मतलब जिसके पास अपनी रोशनी नहीं है वो नॉन ल्यूमिनस हो गया, ठीक है। अब इन शब्दों का मतलब भी बता देता हूँ, ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट। ट्रांसपेरेंट वो होते हैं जो अपने अंदर से 100% ऑफ लाइट को पास होने देते हैं, जिसके अंदर रोशनी आएगी और चली जाएगी, आपको फर्क भी नहीं दिखेगा। जैसे मेरे आसपास जो है एयर है, ये जो हवा है, इससे क्या रोशनी पूरे तरीके कैमरा मेरा पकड़ पा रहा है, यानी मेरे फेस से जो भी लाइट निकल रही है वो सामने तक पहुंच पा रही है, यानी जो हवा हो गई बीच की, ट्रांसपेरेंट है इन नेचर। मेरे जो लेंसेज हैं ये ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट है, यानी इससे मुझे बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है। लेकिन जो आप कहेंगे जो फ्रेम है इसका, वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, बिकॉज वो आपको ब्लैक कलर का दिख पा रहा होगा। यानी जिसके अंदर से पूरी लाइट पास हो सकती है वो ट्रांसपेरेंट कहलाती है। जिसके अंदर से थोड़ी कम लाइट पास हो सकती है, कम पास हो सकती है, यानी 100 से लेकर 0 के बीच वाली, ये होता है ट्रांसलूसेंट। और ओपेक वो होती है जो कि 0% पास कर सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं कहूँ, जो पत्थर होता है, वो पत्थर जो है आपका क्या होगा, ओपेक होगा। ट्रांसलूसेंट में बटर पेपर आता है, बटर पेपर की अगर आप बात करते हैं तो उससे आपको हल्की सी लाइट पास होती हुई दिखेगी, बटर पेपर जो होता है। जो वॉशरूम्स होते हैं, आप कभी कहीं जाएंगे तो वहां पर आपने देखा होगा एक शीशा लगा होता है, जिसमें आपको ये तो लगेगा कि हाँ कोई है या नहीं है, बट आप देख नहीं पाएंगे। तो वो जो शीशा होता है वो ट्रांसलूसेंट होता है, बिकॉज उससे आपको लाइट पता लग जाती है, अंदर लाइट जल रही है, बंद है, लेकिन आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर आपको नहीं दिखता। स्टीम रूम आप इसमें ऐड कर सकते हैं। नॉर्मल पेपर अगेन डिपेंड करता है, जनरली नॉर्मल पेपर अगर आप देखते हैं तो वो आपका ओपेक ही कहलाएगा, बिकॉज वो लाइट अपने अंदर से पास नहीं होने देता। क्या आप ये बात समझ चुके हैं? गोल्ड ओपेक है, सब चीजें ओपेक है। ये बॉटल जो है ये ट्रांसपेरेंट कैटेगरी में भी आ सकती है, ट्रांसलूसेंट में भी आ सकती है। अगर आप नोटिस करेंगे ट्रांसपेरेंट ही है ऑलमोस्ट, बिकॉज आप आमने सामने इसके देख सकते हैं, तो ट्रांसपेरेंट कैटेगरी के अंदर आएगी, ठीक है। सन का डायग्राम बनाएंगे, आप बिल्कुल चिंता ना करें। मिल्क ट्रांसलूसेंट नहीं है, याद करो, बिस्किट डूब जाता है तो बिस्किट ऊपर से नहीं दिखता, तो वो ट्रांस ओपेक हो गया। आगे चलते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ हर छोटी से छोटी बारीकी को आप अच्छे से समझ पा रहे हैं, बिकॉज इनसे सवाल बनते हैं दोस्त, इनसे बहुत सारे सवाल बनते हैं। एक और चीज आपको बताता हूँ, जो पृथ्वी है, केपलर भाई बता गए थे कि जो सन है ना, इसके चारों तरफ पृथ्वी या कोई भी प्लैनेट है वो इस तरीके घूमता है। चलिए बहुत बढ़िया, आपको पसंद आ रहा है। एक ऑर्बिट होता है जिसे आप एलिप्स बोलते हैं, एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। अभी आपको पढ़ाऊंगा नहीं, ये सब हम पढ़ते हैं फिजिक्स में, आपको मोटे मोटे तौर पे बता देता हूँ कि एलिप्स की फॉर्म में हम जो है घूमते हैं। हमारा जो प्लैनेट है, सारे प्लैनेट्स हैं, ये केपलर भाई बता गए हैं। मैंने इन्हें मना करा, मैं कहा मत बताओ यार, किसी को नहीं जानना, क्या फर्क पड़ता है यार, हमने ना सर्कुलर सोचा था, इलिप्स है इसलिए लेट हो गया मैं, ऐसा थोड़ी होगा। कह रहे नहीं बच्चों को परेशान करने में, चलो कोई बात नहीं, बता सकते हो। एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं, इसका मतलब ये हो गया यहां से ये दूरी ज्यादा होगी, ये दूरी कम होगी। अब तीन लॉज क्या है, सन फोकस पे होता है, ये सब बातें फिजिक्स में होंगी, यहाँ पर हम इसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। लॉ ऑफ एरियल स्पीड वगैरह सब हम वहां पे बात करेंगे, यहाँ पे कोई चर्चा उसके बारे में नहीं होगी, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर यहाँ पर मैं सन बनाता हूं तो सन से दूरी कभी तो कम होगी, कभी सन से दूरी जो है ज्यादा होगी। अब इसका मतलब ये हो गया, कोई दूरी एवरेज होगी, कोई दूरी मैक्सिमम होगी, कोई दूरी मिनिमम होगी। आपकी पहली क्लास से चली पड़ी है, स्वागत है आपका। अब सन और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये दूरी जो होगी इसे बोलते हैं मिनिमम दूरी, ये मिनिमम है। ये सन है और ये पृथ्वी है।
ये दूरी जो है ये मैक्सिमम है, और जो आपका मिनिमम दूरी है इसमें क्या है, सन बहुत ज्यादा पास है, इसमें सन जो है बहुत ज्यादा दूर है। पास से पी पड़ता है, पास से ही आपका पड़ता है पेरीहीलियन, पेरीहीलियन। और इधर दूर है तो इसे आप कहेंगे एपहीलियन, इधर पड़ता है। दूरी याद करनी है, पहले ही बता रहा हूं, ये याद रखना है, 15.21 करोड़ किलोमीटर। याद होना, एक सेकंड मैंने उल्टा लिख दिया, ये आपको याद होना चाहिए, 15.21 करोड़ किलोमीटर ये दूरी है। 14.7 करोड़ किलोमीटर ये दूरी है। और ऑन एन एवरेज क्या दूरी है वो भी आपको बता देता हूँ। ऑन एन एवरेज, एवरेज जो दूरी है ये है 14.9 करोड़ किलोमीटर। अभी आपको मिलियन में दिख सकता है, कोई खास फर्क नहीं है। एंड फॉर फार पॉइंट इज, बिल्कुल सही अजय को, बिल्कुल सही आपने कहा। मैं मेरे कहने से आप डेट्स भी नोट करें। जनरली जो डेट्स देखी गई हैं वो देखी गई है, जो आपका एपीलियन होता है ये 4 जुलाई को होता है, और ये होता है आपका 3 जनवरी को। जनरली स्पीकिंग ये आप नोट अपने पास कर सकते हैं। हम लोग ये डिस्टेंस कितने दिन में कवर कर ले? अरे यार कितने जन्म पूछो यार, बाकी तो पता नहीं, कुछ मस्क साहब इस बारे में बता पाएंगे आपको। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये बात आप समझ पा रहे हैं। अभी तो दिल्ली तक का सफर के बारे में सोचें, दिल्ली पहुंचना है सबसे पहले आप लोग। मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, फिर बता रहा हूँ एपहीलियन की डेफिनेशन, पेरीहीलियन की डेफिनेशन, तीनों वैल्यूज, डेट्स, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। वैल्यू लगभग बिल्कुल, ये जो वैल्यूज हैं सब लगभग यानी अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हैं, बिकॉज इट विल वैरी, ठीक है। ये आप सभी ने नोट कर लिया। हाँ जीको, ये क्या होता है, इट वैरीज, तो मैंने आपको एक इसलिए बोला, इन जनरल जो डेट है आपको फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में देखने को मिलती है, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में देखने को मिलती है। चलो आगे चलते हैं, बिल्कुल देते हैं, चिंता ना करें। पीडीएफ कब आएगा? पीडीएफ सेशन खत्म होने के करीब आधे घंटे के बाद बन जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, हिंदी में भी लिख दिया करो, ठीक है। यहां तक आप बात सारी समझ पा रहे हैं? एक बार कंफर्मेशन देंगे। ठंड का रीजन कुछ और होता है, ठंड का रीजन ये नहीं है, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। सीजन इससे डायरेक्टली जुड़ा है, लेकिन मतलब बहुत सारे फैक्टर्स, इसके बारे में हम क्लाइमेट में बात करेंगे, क्लाइमेट में पढ़ेंगे हम वो सब। मैंने उल्टा तो नहीं लिखा, मैंने सही लिखा। 3 जनवरी को जो हमारी दूरी होती है वो मिनिमम होती है, उस 4 जुलाई को दूरी हमारी मैक्सिमम होती है। आगे चलते हैं, अब कुछ और बात समझते हैं। जो पृथ्वी तक धूप आती है सन से, वो आती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसे आप EM, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का वेव भी बोलते हैं, और इसे हम बोलते हैं लाइट। लाइट क्या है? लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, याद रखेंगे। और ये जो लाइट है ये रेडिएशन की फॉर्म में आती है पृथ्वी के ऊपर, यानी लाइट चलकर आती है, और जो पार्टिकल्स इसे लेकर आते हैं उन्हें हम बोलते हैं फोटोन। ये आप ध्यान रखेंगे, फोटॉन्स जो हैं ये होते हैं आपके क्वांटम ऑफ लाइट, यानी पैकेट्स ऑफ एनर्जी। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? फोटोन एक्सप्लेन करते हैं, एक छोटा सा पार्टिकल, एक छोटी सी बॉल आप इमेजिन करें, जिसके अंदर ना ही मास है ना ही कोई चार्ज है, कुछ नहीं है। बस जब रोशनी आती है पृथ्वी तक तो ये आप एक लाइन बनाते हैं ना, कि आप यहाँ खड़े हैं, आप मान लेते हैं घर पे, घर के बाहर खड़े हैं, आप हो मजा ही आ गया धूप में खड़े होके, एकदम ऐसा लग रहा है बस यहीं सो जाओ, ऐसा ही लगता है ना। वो जो महसूस आपको होती है गर्मी, वो डेफिनेटली सन से आ रही है, किसी वजह से आ रही है, कुछ छोटे छोटे पैकेट्स में आ रही है। देखिए काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम चलती है, जैसे फोटोन है। मुझे बताओ फोटोन को हिंदी में क्या कहते हैं? स्लाइड आपको दिखाते हैं, सेम। कई सारे नाम सेम ही चलते हैं, तो आपको ये बात समझना होगा कि चीजें ना, कई सारे नाम ऐसे सेम चलते हैं बेटा। तो ऐसा ना हो कि हम मतलब हिंदी और इंग्लिश के चक्कर में परेशान हो जाए। आप एक काम ये जरूर कर सकते हैं कि अगर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, आप साथ में ये है कि इन शब्दावलियों को एक बार अपने पास नोट कर सकते हैं, और उसके बाद तो मेरे हिसाब से सब स्मूथ हो ही जाएगा। चलो अब ध्यान से आप समझे, यहां तक हम सारी बात समझ चुके हैं। आगे चलते हैं, कुछ और बात करते हैं, बिल्कुल। चलो अब बात करते हैं सन के बारे में। सन के जो पार्ट्स हैं हम इसका डिस्कशन करते हैं।
जो धूप हमारे पास आ रही है, वो जो धूप आपके पास आ रही है, वो उसके अंदर अगर मैं छोटे-छोटे पार्टिकल्स को मान लेता हूँ, उसका पार्टिकल नेचर मानता हूँ, तो हर एक जो छोटी-छोटी उसके अंदर बॉल है, जो हमारे पास गर्मी लेकर आ रही है, वो छोटे-छोटे पार्टिकल्स को मैं फोटॉन बोलता हूँ। लेकिन अगर मैं उसे एक वेव मानता हूँ, तो वेव के केस में आप कहेंगे वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गई। ये लाइट का डुअल नेचर होता है, अभी तक हम ये मानते हैं कि कभी वो कैसा बिहेव करती है, कभी वो कैसा बिहेव करती है। इस थ्योरी में ऑब्वियसली फ्लॉ है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। इसका काफ़ी समय जब बीतेगा तो कोई ना कोई और आंसर आएगा, बिकॉज़ ये खुद ही अपने आप में थ्योरी थोड़ी-सी वीक लगती है मुझे कि डुअल नेचर है। कुछ ना कुछ ऐसा होता होगा कि या तो वेव होगी या पार्टिकल होगी या कुछ और होगा जो कि दोनों ही नहीं होंगे। आगे चलते हैं। चलो जी, अब बात कर लेते हैं जो हमारा सूर्य है उसके कौन-कौन से हिस्से हैं, थोड़ी-सी हम इसकी बात करते हैं। जो हमें सन दिखता है, ये हमें कुछ ऐसा दिखता है, आपको पता होगा। ऐसा कुछ दिखता है। सनलाइट जो होती है कौन से कलर की होती है? कलर ऑफ सनलाइट। सीपीओ का सवाल है, बच्चे येलो टिक करके आएँ, व्हाइट। व्हाइट कलर की होती है सनलाइट, और यही व्हाइट जो कलर है यही आपका अलग-अलग रंगों में टूटता है, जिसे हम विबग्योर बोलते हैं, जिसे हम रेनबो वाले स्पेक्ट्रम को बोलते हैं। इसी के अंदर ये सब कुछ छुपा होता है, ठीक है? ये हम फिज़िक्स में पढ़ते हैं, ये यहाँ पर हम डिस्कशन इसका नहीं करते हैं। अपने आप में व्हाइट जो है इस चीज़ को आप समझेंगे क्योंकि कॉम्बिनेशन है, तो हम इसे यहाँ पर बोलते हैं पॉली यानी मैनी, क्रोमा यानी कलर, क्रोमैटिक, लाइट। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? मैंने येलो पेन से इसलिए लिखा है जिससे आपका दिमाग पे थोड़ा-सा लोड पड़े। लेकिन अगर मैं कहूँ येलो कलर, मैं आपको कहूँ ब्लू कलर, मैं आपको कहूँ ग्रीन कलर, या फिर आपको मैं कहूँ मान लेते हैं पर्पल कलर, या फिर मान लेते हैं मैं आपको कहूँ रेड कलर। तो जितने भी कलर हैं, ये सब के सब आपके कैसे कहलाएँगे? सब आपके कहलाएँगे मोनोक्रोमैटिक लाइट। बिकॉज़ ये सब अपने आप में इनका एक-एक सिंगल कलर है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं। यानी चाहे येलो, चाहे ब्लू, चाहे ग्रीन, पर्पल, रेड, एक बार स्पीड में पढ़ के देखो मज़ा आएगा। ये सब मोनोक्रोमैटिक लाइट कहलाती है। देखो अगर आपको कोई पढ़ाने वाला है ना जो मन से पढ़ाता है और आप पढ़ने वाले हैं जो सच में सीखना चाहते हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है, विश्वास मानिए मेरा। कुछ भी मुश्किल है ही नहीं। बस पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला चाहिए, सब हो जाता है। लोग मतलब यूपीएससी क्लियर कर जाते हैं पहली बार में, एसएससी क्या चीज़ है? इच्छा रखें बस, बाकी सब हो जाएगा। हमने नहीं करा क्या तो हम कर सकते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते? कम थोड़ी हैं आप किसी से। चलो आगे चलते हैं। सन के पार्ट्स हम एक-एक करके डिस्कस करेंगे, देखते हैं। चीज़ों को थोड़ा-सा हम समझते हैं। जो सन है उसके अंदर यहाँ पर एक चीज़ होती है, एक और चीज़ यहाँ होती है, एक और यहाँ पर, ऐसे करके लेयर्स चलती हैं, जिस कुछ फ़ोटोज़ मैं आपको दिखाता हूँ, रुकिए सेशन में बने रहें, एक फ़ोटो मैं आपको शो करता हूँ। आप प्लीज़ सेशन में बने रहें। आप सेशन में बने रहें। क्या हो गया, सेशन बीच में बंद हो गया था क्या? अरे! अच्छा पॉज़ हो गया था, अच्छा शायद मैंने स्क्रीन हटाकर कुछ और खोल रहा था, इस चक्कर में हो गया होगा। कोई बात नहीं, आप सेशन में बने रहें। एक बार कन्फर्मेशन देंगे आप सभी को, स्क्रीन पर एक फ़ोटो दिख रही है? ये सन है। अब ये जो सन है इसके बारे में हमें थोड़ा-सा समझना होगा कि क्या है, कुछ-कुछ फैंसी काम करता हूँ मैं, ज़्यादा नहीं करता हूँ, यहाँ पे नीड होती है सिर्फ़ वहीं पे, ठीक है? इसे ध्यान से समझते हैं। जो सेंट्रल पोर्शन होता है इसे कोर बोला जाता है, ठीक है? ये आपका जो पोर्शन है इसे कोर बोलते हैं हम लोग, ये सबसे अंदर की तरफ आपको देखने को मिलता है। उसके बाद वाला जो इलाका है रेडिएटिव या रेडिएशन ज़ोन इसे आप बोलते हैं, ठीक है? बेटा कोबरा, ये जो सेशंस है आपके परसों तक ऐड हो जाएँगे, आप बिल्कुल चिंता ना करें। जो कोर है आपका, यार एक नाम इतने फैंसी हैं बच्चों के, जो कोर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है ये सबसे अंदर की तरफ है। यहाँ पर जो है आपका रेडिएशन है।
ये कन्वेक्शन जोन है। कन्वेक्शन जोन में आपको यहाँ पे क्रोमोस्फेयर, फोटोस्फेयर और बाहर कोरोना देखने को मिलेगा। कोरोना, इसे ध्यान से समझते हैं, यानी ये जो सन है आपका, इसकी लेयर्स आपको अलग अलग मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ध्यान से समझते हैं। सबसे बाहर वाली जो लेयर है, ध्यान रखेंगे, नोट करें अपने पास, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सन, या बाद में भी नोट कर सकते हैं, ऑफ सन, ये क्या है? कोरोना। पेपर का सवाल है, सब पहले ही बता रहे हैं, आपको कोरोना पसंद हो या ना हो पूछा जाता है। नॉट विजिबल जनरली, विजिबल ओनली ड्यूरिंग सोलर एक्लिप्स। सूर्य ग्रहण जब होता है तभी आपको जो है कोरोना दिखता है। सूर्य ग्रहण जब होता है सिर्फ और सिर्फ तब आपको जो है ये दिखता है, ठीक है। क्यों क्यों नहीं दिखता भी आपको इसके बारे में बताता हूँ, आप चिंता बिल्कुल ना करें, थोड़ा सा आप समय दें, सब आपको बताया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो एक और इलाका आपका पड़ता है कोरोना के अलावा, वो है आपका क्रोमोस्फेयर। अभी आपको दोबारा डायग्राम दिखाऊंगा, चिंता ना करें। क्रोमोस्फेयर ही है जिसे हम बोलते हैं, जो हमारा बनाता है एटमॉस्फेयर ऑफ सन, ये ध्यान रखेंगे, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये सन के पार्ट्स, दीज आर पार्ट्स ऑफ सन, ठीक है। क्रोमोस्फेयर के अलावा एक और चीज होती है जहां से सन फ्लेयर्स निकलते हैं, आपने सुना होगा, तूफान टाइप उठते हैं उसके अंदर, इसे बोलते हैं सन स्पॉट्स। स्लाइड्स अभी आपको दिखा देते हैं। ये तीन चीजें आप नोट करें, उसके बाद आपको और कुछ बताता हूँ मैं। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सन जो होती है उसे कोरोना बोलते हैं, वो हमें आमतौर पर नहीं दिखती है, ठीक है। और आपका जो क्रोमोस्फेयर है उसे एटमॉस्फेयर ऑफ सन बोलते हैं, ये नाम रखे गए हैं कुछ। जो सन स्पॉट्स है वहां से सन फ्लेयर्स या फिर सोलर फ्लेयर्स जो है यहाँ से निकलती है, सोलर फ्लेयर्स। आपने देखा होगा ना, टीवी में एनिमेशन में दिखाते हैं सूरज पे तूफान उठ रहे हैं, और वो जो तूफान है वो आप कहेंगे वो ऐसा लगता है कि हाँ गर्मी ज्यादा पड़ने वाली है, जो तूफान है वो सब यहाँ पे उठते हैं। अब कुछ और इलाके हैं, इसके बारे में थोड़ा और समझते हैं, अगले पेज पे लिखता हूँ। ये है फोटोस्फेयर। आपने गाना सुना होगा, मैं देखा तेरी फोटो 100 बार कुड़े। ये जो गाना है इसमें फोटो देखता है वो, यानी ये फोटो वाला एरिया है जो विजिबल होता है। विजिबल पार्ट ऑफ द सन इज फोटोस्फेयर। मैं जानता हूँ लोगों को क्रोमोस्फेयर कोरोना में काफी डाउट होता है, तो दिस इज द विजिबल पार्ट ऑफ द सन, इसे आप ध्यान रखेंगे। मुझे पुराना गाना ज्यादा अच्छा लगता था, पता है, नए वाला बढ़िया नहीं है, मतलब पंजाबी को हिंदी बना दिया गया उसमें। फोटोस्फेयर जो है ये ब्राइटेस्ट लेयर भी होती है, याद रखेंगे, ब्राइटेस्ट लेयर, इसे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। हिंदी में भी बोलूं, देखिए कई सारे नाम ऐसे हैं बेटा जो मुस्कान हिंदी और इंग्लिश में सेम है। अभी आपको इसे मैं एक बार डायग्राम से समझाऊंगा, चिंता ना करें, अभी आपको सब बताता हूँ, बिल्कुल भी चिंता आप ना करें, आराम से समझें। अब जो सन स्पॉट्स आपको याद होंगे, मैंने आपको बताया था, ये फोटोस्फेयर का हिस्सा होता है। मेरा डाउट नहीं लिया आपने, न मैथ्स में न केमिस्ट्री में, 3 बार आंखों वाला स्माइली। फोटोस्फेयर में 3 पॉइंट्स आप यहाँ पे समझ रहे हैं। फोटोस्फेयर इज द विजिबल पार्ट ऑफ द सन, ब्राइटेस्ट लेयर है, और सन स्पॉट्स आपको फोटोस्फेयर में देखने को मिलते हैं। एक बार मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ कुछ चीजें, डायग्राम्स देखो, डायग्राम को ध्यान से देखो, आराम आराम से। क्या आपको सेंटर में कोर दिखाई दे रहा है? कोर से जब आप ऊपर की तरफ जाओगे तो एक इलाका आपको ऐसा दिख रहा है जहां पर आपको फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर ये सब दिखाई दे रहा है। यही इलाका है जहां पर आप कहेंगे लाइट स्पेक्ट्रम बनता है। ये जो क्रोमोस्फेयर है ना, यहाँ पे लाइट स्पेक्ट्रम बनता है, इतना डिटेल में। चलो, ये छोटी मोटी दिक्कतें बेटा चलती रहती है, तो इस पे ज्यादा फोकस ना करें, ये कभी कभार हो जाता है। चलो, हम जहां तक पहुंच गए थे, मैं आपको वहां से आगे दोबारा बता देता हूँ। जो क्रोमोस्फेयर है, वो क्रोमोस्फेयर जो आपका है, यहाँ पर आपको लाइट स्पेक्ट्रम बनता है, और जो कोरोना वाला बाहर वाला हिस्सा ये आपको नहीं दिखता है, जो अंदर फोटोस्फेयर वाला हिस्सा है वो आपको दिखता है। मैं आपको थोड़ा सा इसे समझाता हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो सबसे बाहर वाला हिस्सा है वो नहीं दिखता, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो ध्यान से बात को समझना। अगर मैं आपको एक सन बना के दिखाता हूँ यहाँ पर, तो बस मुझे इतना बताना कि अगर आप बहुत दूर से इसे देखोगे तो आपको कौन से वाला पोर्शन दिखेगा। ध्यान से अगर आप इसे देखोगे तो आपको कौन से वाला पोर्शन दिखेगा? वैसे अंदर वाला दिखेगा ना, क्योंकि वो डार्क है, वो डेंस है, वो ज्यादा चमक रहा है। जो ब्राइटेस्ट होगा वो आपको दिखेगा। मानते हो कि नहीं? बिल्कुल सर, ब्राइटेस्ट वाला हमें दिखेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि भले वो अंदर वाला लेयर है, बाहर वाला आपका कोरोना है, कोरोना नहीं दिखेगा। कोरोना तभी दिखेगा जब बाकी सब ढक चुके होंगे, सिर्फ बाहर वाला एक छल्ला बचेगा, वहां पर आपको कोरोना देखने को मिलता है, क्योंकि ये ब्राइटेस्ट है, इसी वजह से ये विजिबल भी होता है। मैं उम्मीद करूंगा बात समझ पा रहे हैं। यस, क्लासेस ऐड होंगी, क्लासेस ऐड होंगी, चिंता ना करें। जो हमारा सन है उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत चर्चा भी आपके साथ में करूंगा आगे चल के। एक चीज का ध्यान रखिए, जो एनर्जी बनती है सन के अंदर, वो बनती है सन के कोर में। कोर में होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, ध्यान रखेंगे। और यही न्यूक्लियर फ्यूजन जो है, यहाँ पर एनर्जी बनती है, ध्यान रखेंगे। और ये जो है यहाँ का टेम्परेचर होता है 15 मिलियन
डिग्री सेल्सियस, ये आपको ध्यान रखनी है वैल्यू। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, ये शब्द, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। यहाँ का जो आपका होता है करीब 6000 डिग्री के आसपास होता है, और ये जो सन स्पॉट्स होते हैं यहाँ का सिर्फ 1500 होता है। यानी आप कहेंगे 15 सबसे कम टेम्परेचर आपको सन स्पॉट्स में देखने को मिलता है। रिपीट करते हैं, ये सब जो है फोटोमीटर से नापा जाता है, वही जो रेडिएशन आती है उसके थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं ये सब चीजें। हाइड्रोजन जब हीलियम में कन्वर्ट होता है, जी हाँ बिल्कुल सही ऋषभ, कैसे पता लगा? कोर में टेम्परेचर और न्यूक्लियर फ्यूजन। देखिए मेरी बात सुनिए, सबसे पहले मन को शांत रखें, ठीक है। हमने यहाँ पर जो पढ़ा है, हमने आपको ये बताया, एक एक करके हमने काफी सारी चीजें पढ़ी हैं। सबसे पहले हमने देखा है जो सन है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, हमने यहाँ पर उसके बारे में थोड़ी सी बातें करी हैं। उसके बाद हमने सबसे बाहर वाली लेयर पढ़ी है, फिर उसके अंदर वाले इलाके पढ़े हैं, फिर हमने फोटोस्फीयर के बारे में पढ़ा है, फिर एक छोटी सी बात हमने कोर के बारे में पढ़ी है कि यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है और यहीं से एनर्जी बन के निकलती है, और 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन में हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है, ये आपको पढ़ाया जाएगा जब आपको मैं केमिस्ट्री में ये सब चीजें पढ़ाऊंगा, आप उसकी चिंता बिल्कुल भी ना करें। जो हमारा सन है, हमारे सन के अंदर मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट जो है वो है हाइड्रोजन, अराउंड 71%। मोस्ट अबंडेंट नोबल गैस जो है, या फिर सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, दोनों एक ही बात है, ये है हीलियम। ये करीब 26% देखने को मिलती है। यानी यही दो चीजें जो हैं, अबंडेंट का मतलब अभी आपको बताते हैं। ये दोनों चीजें ही देखो 97% बनाती है। अबंडेंट का मतलब होता है सौरभ, जो चीज सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। जैसे हमारे जो हमारा पर्यावरण है, इसके अंदर आपको सबसे ज्यादा नाइट्रोजन देखने को मिलती है। अब देखो ये फायदा हुआ नहीं हुआ कि यही मान लेते हैं हम हिंदी में पढ़ के जाते, तो क्या इंग्लिश में अबंडेंट वर्ड हमें छोड़ना पड़ता? जबकि ये दूसरे बच्चे के लिए क्या है कि बहुत आसान सिनोनिम आएगा, लेकिन हमारा क्या होगा, वो छूट जाएगा बिकॉज हमने पढ़ा नहीं होगा। तो अभी दिक्कतें फेस करना सही है, पेपर होने के समय या पेपर के बाद परेशान होने से अभी दिक्कत सही, बिकॉज अभी मैं आपके साथ डिस्कस करके देखो, आपको मैंने 1 सेकंड लगा समझा दिया। ये है हेवियर मेटल्स नंदिता, बिकॉज जो हीलियम है ये भी आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है, और ये हेवियर मेटल्स में कन्वर्ट हो गया 3% जो है। यस बिल्कुल आप सही कह रहे हैं धीरज, सन पूरे तरीके खत्म हो जाएगा। 3% के अंदर, 3% के अंदर आपको हेवियर मेटल्स देखने को मिलते हैं, बिकॉज हीलियम भी आगे जाके हेवियर मेटल्स में कन्वर्ट होती जाती है, ठीक है। नोबल गैस हीलियम है, और इसी वजह से हाइड्रोजन इस नोबल, हाइड्रोजन एक नोबल गैस नहीं है। इसकी वजह से 71% जो होगा वो आपका हाइड्रोजन है, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट हो गया। सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट हीलियम हो गया 26% पे, ठीक है। अभिनंदन यहाँ पर जो मतलब ये वाला लॉजिक नहीं है, यहाँ पर लॉजिक ये है कि वो इंटरनल न्यूक्लियर लेवल पे चीजें टूट रही हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, न्यूक्लियर लेवल पे चीजें टूट रही हैं। इस बैच में पूरी ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी, धीरे धीरे कम हो रहा है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं शुभम। ऐसे करते तो हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, संख्या डायग्राम वो उसका रेडियस शो कर रहा है या डिस्टेंसेस शो कर रहा है। अबंडेंट का मतलब होता है सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला। क्या मैं कह सकता हूँ प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? कोई बताए यहाँ पर? हाँ देखो, भारी भरकम शब्द सारी हिंदी मैंने खत्म कर दी है। अब मुझे मत कहना 6 बजे तक कोई हिंदी बताओ, सब खत्म बस। चलो आगे चलते हैं। प्रचुर मात्रा में सारी हिंदी का इस्तेमाल हो चुका है इस सेशन के लिए। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमने सन की बात कर ली है। ये एक्चुअली विदो हमें उल्टा सोचना है। एक पर्टिकुलर इलाका होता है जहाँ का टेम्परेचर लो है, उसे सनस्पॉट हम बोलते हैं। प्लैनेट्स की हम थोड़ी सी बात करते हैं, प्लैनेट्स की हम थोड़ी सी यहाँ पर बात कर लेते हैं जरा। क्या प्लैनेट ल्यूमिनस है या नॉन ल्यूमिनस है? यस, ये सुपर प्लैटिनम बैच है, नॉन ल्यूमिनस है। क्या प्लैनेट सन के चारों तरफ घूमते हैं? जी हाँ बिल्कुल घूमते हैं। क्या प्लैनेट एक सेलेस्टियल बॉडी है? अब मुझे मत कहना सर सेलेस्टियल बॉडी क्या है, ये पता होना चाहिए। अभी पता है आकाशीय पिंड, बिल्कुल है, क्योंकि हमें आसमान में देखने को मिलता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश, बेहतरीन, ठीक है। अब कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है, वो ये है कि प्लूटो इज नो मोर अ प्लैनेट, ये आपको पता होना चाहिए। तो पहले ये 9 थे, अब ये 8 रह जाएंगे। यानी पहले 9 थे, अभी 8 रह जाएंगे। ड्वार्फ प्लैनेट कैटेगरी में रख दिया गया है, क्योंकि एक इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। ये हर 5 साल के बाद मिलती है, और ये 1919 में बनी है। इसने 2006 में कह दिया था कि भैया बात है ऐसी, एक प्रेग में मिले थे लोग, और इन्होंने कहा था देखो भाई प्लूटो यहाँ से कट लो। प्लूटो ने कहा वाई? उन्होंने कहा देखो हमने नई डेफिनेशन निकाल दी है। पहली बात तो ये है
आपका शेप स्फेरिकल होना चाहिए, ग्रेविटी जो है आपकी अच्छी खासी होनी चाहिए, यानी इतनी ग्रेविटी होनी चाहिए कि आपकी शेप जो है मेंटेन हो पाए। दूसरी बात ये है कि आप किसी और के ऑर्बिट को नहीं काटोगे, जो बात-बात पे तुम्हारी आदत है ना बात काटने की, इसके लिए तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाता है। यानी ऑर्बिट जो है, ये किसी और प्लैनेट के ऑर्बिट को नहीं काटना चाहिए। अब प्लूटो जो है इस कंडीशन को सैटिस्फाई कर नहीं पाया, तो प्लूटो को हमने कहा अब तू प्लैनेट नहीं है, अब तू है डॉफ प्लैनेट, ठीक है? यानी ऐसी कुछ कहानी है कि जब जैसे मैंने यहाँ पर सबके अलग-अलग बनाए हैं ना इस टाइप से, अब ऐसा नहीं है कि पृथ्वी ये घूम रही है, मरकरी कह रहा है, "अरे देखो, मैं तो तुम्हें परेशान करता हूँ।" ऐसा काम नहीं होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं है रास्ते काट रहा है किसी के, यहाँ पर ये काम नहीं चलेगा। और प्लूटो का जो ऑर्बिट है वो थोड़ा-सा आप कहेंगे काटता हुआ जाता है, और इसी वजह से प्लूटो इज नो मोर अ प्लैनेट, ठीक है? अब एक चीज को ध्यान से समझेंगे, एक एक करके हमें प्लैनेट्स पढ़ने हैं। यहाँ पर मैं आपके लिए सन बना देता हूँ, ये आपके लिए सन बनाया है मैंने। चलो अब ध्यान से समझते हैं, एनसीईआरटी के डायग्राम है, सब और कुछ नहीं है। अब कुछ प्लैनेट्स हैं, हिंदी अंग्रेजी दोनों के नाम में आपको है। ड्वार्फ का मतलब होता है बोना, बोना ग्रह। अब इससे देखो क्या फायदा हुआ कि आपको एक और चीज सीखने को मिली कि जो आपका ड्वार्फ है उसका मतलब क्या होता है, ठीक है? आज स्पेशल क्लास नहीं होगी। सर इस पेज को रट लेना, छाप लेना, प्रिंट कर लेना अपने दिमाग के अंदर, ठीक है? सबसे पहली बात, यहाँ पर आता है मरकरी, यहाँ आता है वीनस, यहाँ आता है अर्थ, और यहाँ आता है मार्स। ये है मरकरी, ये है वीनस, ये है अर्थ, और ये है मार्स। ये है शुक्र, एक सेकंड, ये है बुध, ये है शुक्र, ये है अपनी पृथ्वी, और ये है मंगल। इसके बाद आते हैं आपके चार बड़े प्लैनेट्स, एक, दो, तीन और चार। ये है अपना जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये आपके प्लैनेट्स हैं, ठीक है? ओवर टाइम चल रहा है मेरी हिंदी का, देखो ये आपके सामने है, ठीक है? अब यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता होनी चाहिए। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। इन्हें बोलते हैं इनर प्लैनेट्स, इनर प्लैनेट्स। इनके पास होती है अपनी सॉलिड सरफेस, इन्हें बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, यानी जिनके पास सतह है जिसपे आप खड़े हो सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर इनके बीच में से एक बेल्ट जाती है, यहाँ पर इस टाइप से आपको देखने को मिलती है वो। इस बेल्ट को बोलते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट, एस्टेरॉयड बेल्ट। करीब 40,000 एस्ट्रॉइड्स आपको यहाँ देखने को मिलते हैं, 40,000 के करीब आपको एस्ट्रॉइड्स यहाँ देखने को मिलते हैं। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इन चारों को बोलते हैं हम गैस या गैसियस जाइंट्स। इसके पास कोई सरफेस नहीं है, कोई भी सरफेस इसकी नहीं है, ध्यान रखेंगे। ये बस घूमते रहते हैं और कुछ नहीं करते। क्या मैं उम्मीद करूँ बात समझ पा रहे हैं? कोई कंफ्यूजन हो गया क्या? अ, नहीं, नहीं 40,000 आप नोट करें, अगर ऐसा कहीं है तो भई नहीं, नहीं आप करेक्शन करें बेटा, माफ़ी चाहेंगे अगर ऐसा कुछ है तो। वैसे ये सब इतना पूछा नहीं जाता, फिर भी कोई बात नहीं, आप करेक्शन करके अपने पास नोट करो, 40,000 आप नोट करें, सही करा आपने, पॉइंट आउट करा है, ठीक है? ये आप नोट करें। सरफेस का नहीं है का मतलब ऐसा कुछ मान के चलें कि सिर्फ गैसेस हैं, यानी आप इस पे खड़े नहीं हो पाएँगे। लेकिन ये फिर रुकी कैसे हुई है? बिकॉज़ ये आपस में एक-दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। क्या मैं उम्मीद करूँ बात समझ पा रहे हैं? यानी जैसे बहुत सारे एक बॉल मान लो गैस की, और वो अपने आप को बस ऐसे पकड़ कर बैठी है। ये गैस जाइंट्स हैं और ये आपके इनर प्लैनेट्स हैं जो कि सॉलिड है, क्लाउड ऑफ गैसेस आप कह सकते हैं। एस्टेरॉयड बेल्ट के अंदर छोटे-छोटे आपको यहाँ पर कुछ बॉडीज देखने को मिलेंगी। इतनी छोटी हैं कि इन्हें हम प्लैनेट कैटेगरी में नहीं रख सकते, इसलिए इन्हें हम यहाँ पर मेंटेन करते हैं, ठीक है? टोटल एस्टेरॉइड जो आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं, लमसम 40,000 एस्टेरॉइड्स आपको यहाँ देखने को मिलते हैं, ठीक है? मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं। अब अगले पेज पे आप कुछ चीजें नोट करेंगे। अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, सॉरी सन, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ। अकॉर्डिंग टू साइज, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस,
नेपच्यून, अर्थ, वीनस और मार्स और मरकरी। यहाँ पर ये सबसे पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां। याद कैसे होगा, मैं याद कराऊंगा। क्या ये पेज इंपॉर्टेंट है? ये पेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे कम से कम 50 सवाल बन चुके हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर देखने बैठते हो कई साल के, आप एक साथ देखते हो, कम से कम 50 सवाल, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये सीक्वेंस तो आपका सेम है, साइज में भी और दूरी में भी, ध्यान से अगर आप देखते हो तो इसमें तो कुछ खास है ही नहीं। और ये आपको वैसे ही याद होगा, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ बचपन से आप पढ़ते आ रहे होंगे तो इतना आपको पता होगा। अगर हम कंपेयर करते हैं, सबसे पहले तो ये चारों एक साथ आते हैं जो बड़े वाले हैं, उसके बाद पृथ्वी सबसे बड़ा है, फिर पृथ्वी की जो छोटी बहन है, आपको पता होगा वीनस को बहन बोला जाता है, सिस्टर बोला जाता है, ट्विन ऑफ अर्थ बोला जाता है, तो पृथ्वी के बाद वीनस आएगा। मरकरी सबसे छोटा होता है, और इसके चक्कर में आप कहेंगे मार्स जो है इसके बीच में आ सकता है यहाँ पर, ठीक है। यानी जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये तो एक साथ है, पृथ्वी, पृथ्वी की बहन, उसके बाद मार्स, उसके बाद मरकरी। ये पेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे कृपया अच्छे से याद कर लें, बिकॉज इससे सवाल बहुत सारे बनते हैं। स्लाइड आपको पिछली स्लाइड दिखा देते हैं। एक्चुअली क्या है सुमंता, वो इतने, हाँ आप ऐसा कह सकते हैं, समझने के तौर पे आप ऐसा कह सकते हैं। टेम्परेचर का एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, मतलब इसकी एक और थ्योरी है, वो सुमंता वो उस तरफ हम जाते नहीं है। ऐसी थ्योरी है कि ये ना एक माना जाता है, बाइनरी स्टार थ्योरी एक है, वो कहती है दो अलग अलग स्टार थे जो टकराए थे, उनके टकराने से क्या हुआ था, कुछ पोर्शन तो आपका आगे चला गया था, कुछ पोर्शन यहाँ पे रुक गया था। तो उससे क्या हुआ कि आगे वाले जो है वो गैस जाइंट्स बन गए, और पीछे वाले जो है आपकी ये चार बन गए। इतना डिटेल में अपन लोग जाते नहीं है, बिकॉज एसएससी पूछता नहीं है। बहुत सारी ऐसी अलग अलग थ्योरीज है। सबका सेम रीजन है, जो कि टकराए हैं और टकरा के छोटे छोटे पार्टिकल्स टूट गए हैं, वो ऑर्बिट के अंदर फंस गए हैं। बस ऐसे ही जीवन उनका चले जा रहा है, घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं। व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, फ्लिपकार्ट चलाते हैं, अमेजोन चलाते हैं, और बस खाते हैं, पीते हैं, सो जाते हैं, फिर उठते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, खाते हैं, पीते हैं, सो जाते हैं। आगे चलते हैं। यहां तक हम सारी बात समझ चुके हैं। एस्टेरॉइड बेल्ट भी उसी से बनी है जैसे कि आपके बाकी प्लैनेट्स बने हैं। आगे चलते हैं। यस पूरी हो जानी चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया प्रेशर, बहुत बढ़िया, सीख पा रहे हैं। रिवाइज करा देंगे, अभी तो बहुत टाइम है। उसके बारे में हम रिंग्स की बात करेंगे संजीव अभी। अर्थ के पास सरफेस कैसे आया। चलो आगे चलते हैं। अब हम एक एक करके बात करते हैं आपके साथ। अब हम बात करते हैं अचानक, अब एक एक करके आपके साथ प्लैनेट्स के बारे में। मरकरी से हम चीजों को शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले कुछ डेटा आप अपने पास नोट करेंगे, ये डेटा आपको सबसे पहले नोट करना है, ठीक है। नंबर ऑफ मून्स, सर रट लेना, इसे पहले ही बता रहा हूँ, छाप लेना दिमाग में, ठीक है। सबसे पहले मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। कई बच्चे कह रहे हैं सर ये पता नहीं आपका, पता नहीं क्या लॉजिक है, आप अपने लिए भी दुख बढ़ाते हैं, हमारे लिए भी। अच्छा खासा आप इसे प्रिंटेड फॉर्म में हमें दे देते, आपके लिए भी आसान, अपने लिए भी आसान, पता नहीं क्यों लिखते रहते हो आप बैठ के सही बात है, आप ग्रेट हैं। ये जीरो, ये जीरो, ये एक, ये दो, और ये क्या लॉजिक है इसे याद करने का? एक लॉजिक है कि इसको किसे याद करने का? देखिए सीक्वेंस को याद करने का जो लॉजिक है वो तो बचपन में आपने सुना होगा, माय वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नाइस पिज़्ज़ास। वो पिज़्ज़ास तो चले गए हैं, मतलब बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज हैं, उसके बारे में हम कभी बात करेंगे। ये दो हैं, यहाँ पे हम थे, ये 79 है, ये आपको 82 देखने को मिलते हैं, ये 27 है, ये आपके 14 है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लिखने लिखने से याद हो जाता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यानी मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। अब आपके मन में सवाल होगा सर ये क्या बात हुई है, ये तो कोई बात नहीं हुई, हमने तो ये पढ़ा है, हमने तो वो पढ़ा है, हमने ऐसा वैसा ये वो। ये लेटेस्ट डेटा है नासा का, यानी ये आपको शायद पता होगा चेंज होता रहता है, बिकॉज काफी बार क्या होता है, मून्स को डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो ये लेटेस्ट डेटा है और ये नासा की साइड से उठाए गए। अगर आप और कहीं से देखना चाहे आप देख सकते हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये नासा वाला सोर्स अपना काफी होना चाहिए, मैंने वहीं से उठाया, आप भी चाहे वहां से देख सकते हैं। लेटेस्ट है ये, करीब एक हफ्ते पहले तो यही था। एक हफ्ते में कोई नया प्लैनेट या मून आ गया हो तो भैया कुछ कह नहीं सकते। अर्थ जो है इसके पास एक ही मून है जिसे हम मून ही बोलते हैं, सैटर्न एक ही है जिसे हम मून बोलते हैं। इसके पास एक फोबोस है, एक डीमोस है। याद रखेंगे ये स्मॉलर है दोनों में, ये वाला लार्जर है।
ये छोटा सा फैक्ट ध्यान रखेंगे, एसएससी का कोई भरोसा नहीं, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पर आप फटाफट अपने पास नोट करें, 53 तो इसके कंफर्म है और 26 प्रोविजनल है। प्रोविजनल मतलब इनके बारे में बात चल रही है, इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। इधर आप बात करेंगे, इसके पास 53 आपको कंफर्म देखने को मिलेंगे और आपको 29 प्रोविजनल आपको देखने को मिलेंगे। नहीं, कोलाइड नहीं करते बिकॉज प्रिंसिप बहुत बड़े बड़े इनके ऑर्बिट्स हैं, कोलाइड नहीं करते। यूरेनस की अगर मैं आपसे बात करता हूँ, इसके पास 27 सब कंफर्म है, नेपच्यून के पास भी सब कंफर्म है। फटाफट आप नोट करें। टाइटन नहीं रह गया, टाइटन नहीं रहा बेटा। अच्छा, कौन से का क्या है आप ये कह रहे हो विनय, तो ये सब अभी आपको पढ़ाने वाला हूं। देखिए होता क्या है कि ये मून्स लोकेट करे जाते हैं, अभी हो सकता है और भी आने वाले समय में आपको मून्स दिखे आसमान में कि अच्छा भाई एक और मून था जो हमें पता नहीं लगा इसका मून है। तो ऐसे मून्स को लोकेट करा जाता है, जब फाइनल हो जाता है कि हाँ ये इसी के ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसे हम कंफर्म कर देते हैं। 53 दोनों के कंफर्म है और उसके 26 उसके 29 प्रोविजनल है। आज के सेशन में किस स्लाइड नंबर 1 से, ठीक है स्लाइड नंबर 1 से। टाइटन कहाँ गया? अरे दोस्तों, ये गिनती लिखवाइए, इनमें से एक टाइटन होगा, एक ट्रीटॉन होगा, एक फोबोस होगा, एक डीमोस होगा, गिनती है गिनती। अभी आपको पढ़ाऊंगा वो सब मैं। अब ये तो हो गए आपके मेन 8 प्लैनेट्स। अब अगले पेज पे लिख रहा हूं नंबर ऑफ मून्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स, बोने ग्रह, प्लूटो, एरिस, ओइमा, मेक, सेरेस। अब क्या करें यार, अंदर दिल के एक इंसान छुपा है जो ज्यादा परेशान नहीं होता चीजों से। मुझे पता है आपको इसी में कंफ्यूजन होगी, इसलिए बोल दिया गया ऐसा। याद रखेंगे ये प्रोविजनल मून है, तो ये आपसे पेपर पूछ सकता है। द ओनली ड्वार्फ प्लैनेट जिसके पास मून ही नहीं है, कोई बता सकता है? पेपर का सवाल है, बहुत मुश्किल सवाल माना जाएगा, मतलब विश्वास मान के चलिए, बच्चा तुक्का ही मारेगा वहां पे। सेरेस ध्यान रखेंगे, इसके पास कोई मून नहीं है। सबसे ज्यादा मून्स कौन से ड्वार्फ प्लैनेट के पास है? ये वो इलाका है जो आपको पसंद नहीं है, जो आपने कभी नहीं पढ़ा लाइफ में, अपने मन से पूछ के देखो, ये आपने कभी नहीं पढ़ा था, जबकि मैं स्पेशल क्लास में पढ़ा चुका हूँ ये चीज। तो आपको स्पेशल क्लासेस जरूर लगानी होती है एंड उन्हें हल्के में बिल्कुल भी आप ना लें। ये अपने पास नोट करें, फिर आगे चलते हैं। छोटा सा फैक्ट और आपको लिख देता हूँ मैं अगले पेज पे। मेक जो है देखिए, ये प्लैनेट का नाम है, नेम ऑफ प्लैनेट, और ये नंबर ऑफ मून्स है। यानी मेक नाम का एक ड्वार्फ प्लैनेट है जिसके पास एक मून है। नहीं, ये सिर्फ एक प्रोविजनल है, बाकी सबके सब कंफर्म्ड है, ठीक है। प्रोविजनल का मतलब देखो होता क्या है कि जैसे कोई किसी के चारों तरफ चक्कर मार रहा है, तो उसके चक्कर को देखने के लिए जब तक पूरा जज नहीं करा जाता कि इसका ऑर्बिट यही है ना, तब तक हम मान लेते हैं कि इस पे स्टार लगा के आप रख लो। जब वो पूरे तरीके घूम के पता लग जाए कि हाँ ऑर्बिट यही है, तो हम उसे कंफर्म कर देंगे। कंफर्म नहीं है बेटा, टोटल मून्स इसके पास 5 है, पांचों कंफर्म, एक है एक कंफर्म, दो है दो कंफर्म, एक है एक प्रोविजनल, कोई कंफर्म नहीं है। सेरेस के पास 0 कंफर्म। आगे चलते हैं। टोटल मून्स एसएससी का कोई भरोसा नहीं है। 214 214 मून्स है हमारे सोलर सिस्टम में एज ऑफ नाउ, जिसमें 158 जो है आपके कंफर्म्ड है और 56 जो है आपके प्रोविजनल है। मुझे बताएं, लग रहा है कि सुपर प्लैटिनम की ज्योग्राफी पढ़ी जा रही है, ऐसे ही पढ़ाया जाएगा आपको पूरे 50 घंटे। लेवल कम नहीं होगा सर, आपका लेवल बढ़ाना है, अपना लेवल हम कम नहीं करेंगे। हम खुद भी ऐसी ही तैयारी करा करते थे जब अपना जमाना था, आपको उससे बड़े लेवल पे कराएंगे, बिकॉज अब जो है कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया है। चलिए बहुत बढ़िया जाननी, चलो आगे चलते हैं। समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया, लाजवाब। यहां तक मैं उम्मीद करो आपने सारी बातें नोट कर ली होंगी। अब हम एक एक करके सभी प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, नया है, बहुत बढ़िया बयान, हमेशा कोशिश रहती है कुछ नया आपको सिखाएं। नहीं, बजट देखने का मुझे मौका नहीं मिला, मैं एक बार रात को चेक करूंगा टैक्सेस में कुछ चेंज आया नहीं आया है। सबसे पहले तो मैं यही देखता हूँ, पता नहीं ऐसा क्यों करता हूँ। जहां तक मैं वो चीज चेक कर ली, मैंने टैक्सेस में चेंज नहीं आया है, फिर ठीक है। चलो आगे चलते हैं। चलो अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी आपसे, एक एक करके हम हर एक प्लैनेट को यहाँ पे पढ़ाएंगे। यस, अमन सब मिला लिए हैं मैंने इसमें। टोटल मून्स ऑफ ऑल 13, बाकी एक बार चेक कर लेना, टोटल ऑल 13 प्लैनेट्स अपने पास 13 है ना, 8 + 5 का कॉम्बिनेशन चलता है। बजट का क्वेश्चन यस कभी कभार आ जाता है सत्या, फैक्चुअल डेटा बहुत कम पूछा जाता है, बट इस बार पेपर क्योंकि आपका अप्रैल में है तो बन सकता है। नो रिटर्न फाइनिंग फॉर सीनियर सिटीजन अबव 70। चलो हम तो बच गए, फिर क्या चिंता की बात है, हम तो 75 से ऊपर ही हुए अभी कुछ समय पहले। चलो बेटा आ जाओ फटाफट इधर। मरकरी से मैं शुरुआत कर रहा हूँ और एक एक करके हम बिल्कुल एंड तक जाएंगे, ठीक है।
इस सेशन को बहुत अच्छे से लगाना, बिकॉज पूरी ज्योग्राफी एक तरफ, ये एक तरफ, इतना सारा सवाल यहाँ से बनते हैं, ठीक है। इसे समझते हैं। सबसे पहली बात, ये सबसे छोटा ग्रह है, स्मॉलेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। पेपर का सवाल है, क्लोजेस्ट टू द सन है, नॉट द हॉटेस्ट। सर ध्यान से समझे, नॉट लिखा है क्योंकि बच्चा इसी पे टिक करके आता है, इसमें मैं यहाँ पर 4 स्टार बना देता हूँ। नॉट दी हॉटेस्ट, इसे आप ध्यान रखेंगे। वीनस इज, ठीक है। नो एटमॉस्फेयर, इसके पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं, इसकी ग्रेविटी इतनी अच्छी नहीं थी कि ये एटमॉस्फेयर को पकड़ पाते, ठीक है। और नो मून, डे टाइम वेरी हॉट, नाइट टाइम वेरी कोल्ड। मतलब दिमाग खराब हो जाएगा शॉपिंग करने में, सही में, मतलब समझ ही नहीं आएगा लेना क्या है, स्वेटर लेना है, ये क्या लेना है। डे टाइम में बहुत ही गर्म है। मून का मतलब आप जो सैटेलाइट होता है, मून की कोई हिंदी लिखे उपग्रह है, एक बार बाकी कोई कंफर्म करेगा, शुद्ध हिंदी वाला कोई बालक बालिका, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, तरुण ने लिख दिया, बिल्कुल सही। डे टाइम और नाइट टाइम जो है यहाँ पर बहुत गर्मी और बहुत सर्दी होगी, ध्यान रखेंगे इस बात को। एक और डेटा यहाँ पे नोट करेंगे, इसका जो रोटेशन होता है वो होता है 59 डेज में, यानी अपने एक्सिस के अबाउट जो घूमता है ये 59 डेज में एक चक्कर लगा लेता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जो रेवोल्यूशन, नहीं नहीं नहीं, क्या हो गया, अरे क्या हो गया, कंफ्यूजन है क्या कोई? अच्छा अगले का बता रहे हैं ना आप, ठीक है फिर ठीक है। रेवोल्यूशन जो है वो 88 है। ये आपके पास कुछ पहले से बना आता है कि डिडंट अंडरस्टैंड वाला, वही तो मैं कहूँ यार, मैं कहा ऐसा कौन टाइम, मतलब इनसे रिपीट नहीं लिखा जाता है, कैसे लिख देते हैं वो भी, मतलब अपोस्ट्रोफी लगा के। 88 डेज, ये बात याद रखेंगे यहाँ पर, ये तो हटवाना पड़ेगा मुझे, मतलब ये तो बड़ा डिमोटिवेटिंग है। यहाँ टीचर मेहनत करा, बच्चा एक खटाक से बटन दबाता है, सर समझ नहीं आया। फास्टेस्ट रेवोल्यूशन इन सोलर सिस्टम, अरे नहीं 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 आया समझ, बिल्कुल बताएं। यहाँ पर बहुत सारा डेटा अगर आप नोटिस करोगे, मतलब जितना डेटा काम का है सब कुछ मैंने आपके लिए इस पेज पर लिख दिया है। इससे ज्यादा बनेगा तो फिर तो एक ही बात है, या अल्लाह, इससे भी आगे कुछ है क्या? बिकॉज अपने तरफ से पूरी कोशिश करी जा रही है कि आपको सब कुछ पढ़ा दिया जाए। आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फैक्ट्स आपको लिखवा दिए। आगे चलते हैं। चल आगे चलते हैं। एक छोटा सा फैक्ट आपको यहाँ बताऊंगा मैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सब के सब वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमते हैं, शायद आपको पता होगा। यानी अगर एक प्लैनेट आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पर आप इस तरीके देखेंगे, ये अपना भारत है और ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, तो इस तरफ घूमता है सारे के सारे, ऑल एक्सेप्ट वीनस और यूरेनस। ये जो है आपके घूमते हैं ईस्ट टू वेस्ट, ये ध्यान रखेंगे आप। ईस्ट टू वेस्ट का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं इसे, ध्यान रखेंगे। और बाकी सब जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। ये आप सारी बातें ध्यान रखेंगे। ये पेपर का सवाल है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। स्लाइड वापसी बता देता हूँ। देखिए जो हमारा जितने भी आपके प्लैनेट्स हैं वो सबके सब कुछ इस तरीके घूमते हैं, कुछ इस तरीके घूमते हैं, ठीक है। ये आप कहेंगे कुछ इस तरीके घूम रहे हैं, बाकी दो जो है इस तरीके घूमते हैं, यानी कुछ ऐसा पड़ेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये इस तरीके घूम रहा है एक प्लैनेट जो है, ठीक है, और दूसरे दो प्लैनेट आपके इस तरीके घूम रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा बात फर्क ही है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, क्या क्या करना पड़ता है इनके लिए। चलो अरे यार ये ऑरेंज नहीं है, कैंडल है, कैंडल। हम नैनीताल गए थे घूमने, काफी समय हो गया, वहां से फर्जी कैंडल लेके आए थे। चलो आगे चलें। यहाँ तक हम सारी बात समझ चुके हैं। अब बात कर लेते हैं आपके साथ पृथ्वी के बारे में, बात करें या पहले वीनस के बारे में बात करते हैं? पृथ्वी की बात आगे चल के करेंगे। एटमॉस्फेयर करके कुछ है, एटमॉस्फेयर भी, एटमॉस्फेयर तो नहीं होता है ना, किस वाले में मनीष एक बार बताएं। अगर आप बात कर रहे हैं मरकरी की तो आंसर है, सुनो, अर्थ का। बात कर लेते हैं वीनस के बारे में। सबसे पहली बात, हॉटेस्ट प्लैनेट, ब्राइटेस्ट प्लैनेट, यहाँ पे हर इंसान का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। सिस्टर प्लैनेट, ट्विन ऑफ अर्थ, मॉर्निंग स्टार,
इवनिंग स्टार, बस इनकी सोई लूसीफर पे हिट किया। वो अभी भी पूछा गया ना, इन्हें क्या है, इन्हें मूसी भीम वाला सवाल पूछते रहो, एक मजूली वाला सवाल इनसे पूछते रहो, एक विटामिन सी, और एक इनसे ये पूछते रहो लूसीफर। हॉटेस्ट, ब्राइटेस्ट, सिस्टर, ट्विन, मॉर्निंग, इवनिंग, और अब लिख देता हूं मैं यहाँ पे लूसीफर, ये आप ध्यान रखेंगे। और एक और चीज आपने यहाँ पर ध्यान रखनी है कि इसके पास 0 सैटेलाइट्स हैं। ये सैटेलाइट वाली बात भी मैंने स्टार्टिंग में ही लिखवा दी है, तो अगर बीच में कहीं छूट भी जाए तो कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार इसे बोला जाता है, ध्यान रखिए। जो इसका रोटेशन होता है वो होता है 257 डेज, लूसीफर इसे बोला जाता है। और रेवोल्यूशन जो होता है 225 डेज, यानी सन के चारों तरफ घूम जाएगी 225 दिन में, लेकिन अपने चारों तरफ घूमेगी ये 257 डेज में। यानी इसका जो यहाँ पर जो डे है, डे इज लॉन्गर देन ईयर। और ये जो रोटेशन है, रोटेशन ऑफ वीनस, ये स्लोएस्ट इन सोलर सिस्टम। मतलब ऑलमोस्ट आप मान के चलो रोज बर्थडे होगा अपना, यानी मतलब सुबह हुई है, पता लगा 2020, 2021, 2022, ऐसा कुछ चलेगा अपना। वीनस हॉटेस्ट प्लैनेट है, और बहुत सारे नामकरण मैंने आपको कर दिए हैं। दो फैक्ट्स आपको बताए हैं, उसमें आप अभी फर्क नहीं समझ पाए। नहीं, ल्यूमिनस नहीं है, नो प्लैनेट इज ल्यूमिनस कॉस्ट्यूम। सिर्फ कहते हैं इसे ब्राइटेस्ट, ब्राइट इसलिए बिकॉज इसका एटमॉस्फेयर जो है वो आप कहेंगे ब्राइट आपको दिखता है यहाँ से, कलर है इसके पास लेकिन अपनी चमक नहीं है इसके पास। अब ध्यान से बात को समझेंगे। मैंने आपको ये बताया है, यहाँ पर मैंने लिखा था रेवोल्यूशन, क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हैं? मैं रिपीट कर रहा हूँ जिससे आप इसे गलती से भी भूल ना जाए। और यहाँ पर मैंने लिखा रोटेशन, तो प्लीज ये छोटी छोटी बातों को ध्यान से समझा करें, बिकॉज सवाल यहाँ से काफी सारे जो है बनते हैं। मरकरी हॉटेस्ट क्यों नहीं है? बिकॉज राहुल आपका सवाल काफी अच्छा है, मैं आपको बताता हूँ। ये मरकरी हॉटेस्ट इसलिए नहीं है बिकॉज आप ऐसा मान के चलें कि एक कुकर है अपने पास, और कुकर के अंदर से क्या है, हीट बाहर नहीं जा पा रही, तो क्या कुकर कुछ समय के बाद ज्यादा गर्म हो जाएगा? यही कुछ रीजन है कि ये जो आपको है ज्यादा गर्म हो जाता है वीनस एज कम्पेयर टू मरकरी, बिकॉज कुकर के अंदर जो हीट आपको पता ही है ट्रैप हो जाती है। कुछ इस तरीके से आपको मैं बना के दिखा देता हूँ जल्दबाजी में, कुछ ऐसा मैंने बना दिया है आपके लिए। इसके अंदर हीट ट्रैप हो जाएगी, और हीट ट्रैप होने की वजह से क्या होगा, वो बाहर नहीं निकल पाएगी। तो इसी तरीके आप कहेंगे जो वीनस है उसके अंदर गर्मी इकट्ठी होकर बाहर नहीं निकल पाती, लंबे समय में ज्यादा गर्म हो जाता है। ठीक है, मेरी हॉबी यार कुछ भी नहीं है, मेरी हॉबी आपको पढ़ाना है, और मतलब एक बात वही है कि कुछ बनाना है, मतलब क्योंकि मुझे पता है यार सिलेक्शन होता है तो क्या महसूस होता है, तो मैं चाहता हूँ यार कि बस हो जाए यार। बिकॉज मैंने एक चीज देखी है, क्वालिटी एजुकेशन की बहुत ही कमी है अपने देश में। ये मैं आपको भी कहूंगा कि अपना सिलेक्शन लेकर आप रुके ना, कोशिश करें लोगों को पढ़ाएं, और अपने जूनियर्स को पढ़ाएं, अपने घर में पढ़ाएं, जितना पता है सब दे दें, और विश्वास मानिए मेरा जो प्यार मिलेगा आप बहुत खुश रहेंगे उससे। क्योंकि लोग पढ़ाना ही नहीं चाहते, लोग सिखाना नहीं चाहते, तो कोशिश करें आप सिखाएं, बिकॉज द ओनली यूज ऑफ नॉलेज इज शेयरिंग। अगर आप उसे शेयर नहीं कर रहे तो यूजलेस, किसी काम की नहीं है वो। आगे चलते हैं, यहाँ तक हम सारी बात समझ चुके हैं। क्लास कितनी देर और चलेगी? क्लास आपकी करीब 5 से 7 मिनट और चलेगी। हम यहाँ पर बात करते हैं पृथ्वी के बारे में, उसके बाद मैं आपको फ्री कर दूंगा। पृथ्वी से लेना आपको शुरू करा था, पृथ्वी से उठाया था, आपको पृथ्वी पे ही छोड़ेंगे, चिंता ना करें। ब्लू प्लैनेट आपने सुना होगा, आज ब्लू है पानी पानी, या फिर आपने हो सकता सुना होगा पानी क्यों है नीला नीला क्यों, ऐसे जो सवाल हैं। अब इन्हें साइंस का साइड लेनी चाहिए थी, इन्हें फिजिक्स पढ़नी चाहिए थी, फिजिक्स इन्होंने नहीं पढ़ी, ये भी बस कमेंट सेक्शन की तरह डाउट पूछे जा रहे हैं, जवाब ही नहीं सुन रहे। मैंने कई बार बताया, उस दिन फिर यूट्यूब पे आके मुझसे पूछ रहे हैं, मैं कहा मैं नहीं बता रहा यार, हो गया। ब्लू प्लैनेट है, और जो इसकी सरकमफेरेंस है वो है 40232 किलोमीटर। एसएससी का पीवाईक्यू है जो आपके सामने है। जो इसका एरिया है वो है 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। जो रेडियस है वो है अराउंड 6400 किलोमीटर। ये अप्रोक्सीमेट है बिकॉज ये वैरी करता है। रोटेशन जो है इसका है वेस्ट टू ईस्ट। रोटेशन टाइम जो है वो है 23 आवर्स 56 मिनट्स 40.91 सेकेंड। ठीक है, और रेवोल्यूशन टाइम जो है वो है 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट्स 45.51 सेकेंड। ये कुछ डेटा है आपके लिए, इसे आप नोट करें। मैं आपको फिर सारी बात बताता हूँ। हाँ भाई, बहुत बहुत धन्यवाद चांदनी। ब्लू प्लैनेट जो आपका है बिल्कुल डेटा भारी है, लेकिन विश्वास मानिए मेरा काम का डेटा है, जीत जाएंगे, बाकी सबसे आगे निकल जाएंगे जीवन में।
ये बहुत काम का है, पेपर का सवाल है, ये क्या पेपर का सवाल है, ये पेपर का सवाल है। ये सवाल आज तक नहीं बना, लेकिन आपको और मुझे दोनों को पता है, अगर ये पूछ लिया ना, हालत खराब हो जाएगी। बनेगा ही नहीं सवाल, बनेगा ही नहीं। ये tan 30 को 1 लिख देते हैं, ऐसे कैसे बन जाएगा? ये कैसे निकाल लेंगे बैठ के? चिंता मत करो, आप याद करके जाओ। तो कोशिश करो कि कुछ फैक्ट्स आप ध्यान रखो, फिर 510 बिलियन स्क्वायर किलोमीटर से ध्यान रखें। और कहीं पे स्पेलिंग अगर मिस्टेक हो जाती है तो प्लीज उसे इग्नोर करें। ब्लू प्लैनेट सरकमफेरेंस 40,232 किलोमीटर है। ये मैंने लिखा सरकमफेरेंस, ये जो परिधि जिसे बोलते हैं मुस्कान, मैं उसकी बात यहाँ पे कर रहा हूँ, क्योंकि रेडियस जो है यहाँ पर 6400 है, और इसका मतलब जो 2 पाई आर आप इसका निकालेंगे तो वो आपका 40,000 से हल्का सा ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, पाई आर स्क्वायर कर देंगे, लेकिन वही वाली बात है, मेहनत लग जाएगी काफी। और मैं यही कहूंगा कि पाई आर स्क्वायर से काम नहीं बनेगा, बिकॉज वहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर आपको करना होगा। आई होप आप समझ रहे हैं क्यों। मैथ्स भी पढ़ाता हूँ ना, क्या करूँ। ब्लू प्लैनेट सरकमफेरेंस एरिया, रेडियस, रोटेशन, रोटेशन टाइम, रोटेशन रिवोल्यूशन टाइम, ये सब मैं उम्मीद कर आपने नोट कर लिया होगा। एक फैक्ट अब नोट करना, बिकॉज सबसे काम का है, डेंसेस्ट प्लैनेट, ये अर्थ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यानी जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है। यहां तक मैं उम्मीद करूं आप बात समझ पा रहे हैं। ये अर्थ ही है, ऑब्वियसली मैंने इसी के साथ इसलिए लिखा आपके लिए। आगे चलते हैं, अगले नंबर पे जो आता है आपका, आता है मार्स। अरे सर मार दो गोली, मार दो, बस करो। मार्स, बिल्कुल। चलो कोई नहीं, से कल पढ़ा देंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। बस यहाँ पर इसे हम कल कंटिन्यू करेंगे, आप बिल्कुल चिंता ना करें। मुझे सबसे पहले ये बताया, आपको मजा आया? एक काम करते हैं, चलो 5-7 मिनट में आपको पहले फ्री कर रहा हूँ, लेकिन उसके बदले मेरी एक कंडीशन रहेगी आपसे, वो कंडीशन आप फुलफिल करें। घड़ी देख के 5 से 7 मिनट आपके लूंगा, और पूरा सेशन रिवाइज करा दूंगा यहीं के यहीं। घर जाके कोई टेंशन की बात नहीं, कोई सिरदर्दी नहीं, मस्त हो जाना। यहीं के यहीं आपको रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। उसके लिए कमेंट सेक्शन आपको थोड़ा सा खाली करना होगा, और पूरे तरीके स्क्रीन पे फोकस आपको करना होगा। कोई डाउट ऐसा है जो आपका बच गया हो तो आप अपने पास प्लीज नोट करें, एंड कल ले लेंगे डाउट, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अपनी अपनी चैट ऑफ रखें। वो भी चलिए मैं नोट करा दूंगा शुभम, कल एक बार मुझे याद दिलाना, मैं एक साथ आपको नोट करा दूंगा। ठीक है, चलो। वहां भी मार्स की डेंसिटी की तो अभी बात ही नहीं करी मैंने आपसे। मार्स की डेंसिटी की पंकज हमने बात नहीं करी है। ये अर्थ मतलब यस, रॉन बिल्कुल। ठीक है। श्याम मुझे आप बताएं कि अभी तक आप आपने कोई भी उसमें से सेशन देखा, आप मुझे एक बार बता सकते हैं। डेंसिटी का मतलब घनत्व होता है मुस्कान, जैसे कि जैसे थर्माकोल जो है वो हल्का है, वो कम डेंस है एज कम्पेयर टू मरकरी। अब पूरे तरीके आप इधर फोकस करें, ठीक है। अब हम फटाफट से आपको रिवाइज करा रहे हैं, ठीक है। और जो हिस्ट्री है बेटा, मैंने स्टार्ट करी मिडिवल से, इस्लाम धर्म से, और उसके बाद हम चले हैं आगे मॉडर्न की तरफ। मॉडर्न के बाद हमने जो है शाम पढ़ा है एंशिएंट। और पूरे तरीके कमेंट सेक्शन खाली करके इधर आप फोकस करें, ठीक है। चलो, हिस्ट्री क्लासेस प्रदीप आज मैं रात को ऐड करने दूंगा, या रात को या कल परसों तक आपको वहाँ पे क्लास दिख जाएगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश। चलो पूरे तरीके इधर फोकस करें। हमने कहानी देखो यहाँ 0 लेवल से शुरू करी थी। हमने बात करी थी यहाँ पर कि हम ऐसे ऐसे पढ़ेंगे, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप यहाँ तक पहुंच चुके होंगे। पृथ्वी तक हम आपको ले आए हैं एक ही सेशन के अंदर, बिकॉज इतना ही डेटा आता है, इससे इतना ही डेटा पूछा जाता है। हमने सबसे पहले देखा, पूरे तरीके कमेंट सेक्शन प्लीज खाली कर देंगे, एंड अब पूरे तरीके कहानी को सुनेंगे। यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड जो है, इसी को हम कॉस्मोस के नाम से जानते हैं। हमने कुछ चीजें बनाकर आपको बहुत बेसिक लेवल पे चीजों को समझाया कि जो भी आपको आसमान में दिखता है उसे हम सेलेस्टियल बॉडी यानी आकाशीय पिंड बोलेंगे। जहां पर आपको कुछ भी नहीं दिखेगा उसे हम यूनिवर्स बोल सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि जो सन है, प्लैनेट है, सैटेलाइट है, एस्ट्रॉइड है, ये सब मिलाकर जो है आपका सोलर सिस्टम बनता है। लेकिन ऐसा अकेला सोलर सिस्टम नहीं है, ऐसे बहुत सारे सोलर सिस्टम है। जब आप बैठ के देखेंगे कि ये मेरा चांद है, और चांद मुझे देख रहा है, मैं चांद को देख रहा हूँ, ना दोस्त ना, ये अकेला चांद नहीं है, ना ही आप अकेले हैं। ऐसे बहुत सारे और करोड़ों चांद हैं जो कि दुनिया में इधर उधर हैं, आपको पता ही होगा सारी बातें। उसके बाद हमने देखा रोटेशन और रेवोल्यूशन में फर्क क्या होता है। हमने देखा बेसिक लेवल पे, मैंने आपके लिए लिखा पहले 24 घंटे 365 दिन और अपनी एक्सिस के अबाउट घूमता है। कुछ हमने यहाँ पे चर्चा करी आपके साथ, थोड़ा सा लेवल को मैंने बढ़ाया और आपको बताया मल्टीपल प्लैनेट से, फिर मैंने आपको कुछ और चीजें बताई। धीरे धीरे करके हमने देखा कि सोलर सिस्टम जो है वो मल्टीपल सोलर सिस्टम्स को हम गैलेक्सी बोलते हैं, मल्टीपल गैलेक्सीज को हम क्लस्टर बोलते हैं, मल्टीपल क्लस्टर्स को हम सुपर क्लस्टर बोलते हैं, और फाइनली हम उसे यूनिवर्स के रूप में जानते हैं। हमने देखा गैलेक्सी है कुछ इस तरीके की, हमें देखिए यहाँ पे थोड़ा सा फैंसी काम मैंने करा है। और हमने उसके बाद देखा, इसी को सिंपल वे में हम इस तरीके समझ सकते हैं। बीच में सेंटर है, कोई भी जो सन है वो सबसे बाहर की तरफ बनता है, उसमें नेबुला बोलते हैं। उसमें ऑलमोस्ट सब कुछ हाइड्रोजन होता है।
जो हाइड्रोजन है आपकी वो आगे की तरफ जाती है और वो धीरे-धीरे हीलियम में कन्वर्ट होना स्टार्ट होती है। वो जो स्टेज होती है उसे हम प्रोटोस्टार बोलते हैं। प्रोटोस्टार जो होता है इसी को न्यू स्टार भी बोला जाता है और ये आउटर आर्म में बनता है, आउटर टू इनर की तरफ जाता है और ऑलमोस्ट इसके अंदर अभी भी जो है सब की सब आपको हाइड्रोजन देखने को मिलती है। हमने डिस्कस करा प्रोटोस्टार के बारे में, इट इज़ वेरी ब्राइट, वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत हाई इसकी एनर्जी है। क्लाउड्स ऑफ गैसेस को हम नेबुला बोलते हैं। यस पंकज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने देखा धीरे-धीरे हाइड्रोजन कम होती जाएगी, हीलियम बढ़ती जाएगी, सन जो है पुराना होता जाएगा। कुछ फोटोज हमने देखी कि प्रैक्टिकली जो मूवमेंट है आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। हमने देखा सन के जो सबसे करीब वाला स्टार है उसे अल्फा सेंचुरी सी बोलते हैं, यानी प्रॉक्सिमा सेंचुरी बोलते हैं, लेकिन अगर आपको प्रॉक्सिमा सेंचुरी नहीं दिखता तो अल्फा सेंचुरी पे टिक कर सकते हैं। अगर आपको दोनों दिखेंगे आप प्रॉक्सिमा सेंचुरी पे टिक करेंगे। लेकिन एक और सवाल बनता है कि पृथ्वी के सबसे पास कौन सा, तो आपका आंसर सिंपल सा सन होगा, बिकॉज एक्चुअल में पृथ्वी के ही पास जो है आपको सन देखने को यहाँ पर मिलता है। ये मैंने आपके लिए सारा डेटा जो है नोट कर दिया है। पोल स्टार हमेशा जो है नॉर्थ डायरेक्शन दिखाता है। ब्राइटेस्ट स्टार जो है आपका सीरियस है, डॉग स्टार है, इसे बोलते हैं अल्फा कैनिस मेजोरिस। हमने फिर उसके बाद सन के बारे में थोड़ा डिटेल में समझा। सन जो है हमारा एक स्टार है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, यानी अपनी चमक इसके बाद खुद के पास होती है। ये सोर्स ऑफ एनर्जी है और इसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है जिसकी वजह से अपनी एनर्जी बना सकता है। ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस में हमने फर्क समझा, बहुत सारे एग्जांपल्स हमने यहाँ पर देखे। मिरर क्या है, ट्रांसपेरेंट क्या है, ओपेक क्या है, ट्रांसलूसेंट क्या है, ये सब चीजें हमने समझी है। मिरर अपने आप में एक ओपेक सब्सटेंस होगा। क्या आप ये बात समझ गए हैं? केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा बेटा मुस्कान, जो आपका न्यूक्लियर फ्यूजन होगा ये आपको केमिस्ट्री के अंदर पढ़ाया जाएगा, क्योंकि मिरर के आस पार आप नहीं देख सकते। उसके बाद हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा कवर करा कि सन से जो पृथ्वी की दूरी है वो बदलती रहती है। सबसे कम जो दूरी होगी उसे हम बोलते हैं पेरिहीलियन, सबसे ज्यादा जो दूरी होगी उसे हम बोलते हैं एपहीलियन, और जो एवरेज दूरी है हमने तीनों की वैल्यूज देखी। वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, डेट्स भी आपको थोड़ा बहुत अंदाजा होना चाहिए। सन की अगर मैं बात करता हूँ, जो सनलाइट आती है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में आती है, और हमने यहाँ पे फोटॉन्स का मतलब समझा। फोटॉन से जुड़ी दो बातें लिखी जो कि पेपर आपको लिख कर देता है। फिर हमने देखा सन के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है, थोड़ा सा मैंने आपको नाम लिख के कंफ्यूज करा। लेयर्स देखी, यहाँ पर हमने एक देखा कि जो कोरोना है वो हमें सिर्फ और सिर्फ सोलर इक्लिप्स के समय देखने को मिलता है, यानी जनरली हमें देखने को नहीं मिलता, लेकिन आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सन होता है। क्रोमोस्फेयर जो है ये आपका एटमॉस्फेयर ऑफ सन बनाता है। सनस्पॉट्स वगैरह जो है आपको देखने को मिलता है फोटोस्फेयर में, ब्राइटेस्ट लेयर, और यही विजिबल पार्ट होता है आपका यही विजिबल पार्ट होता है आपका सन का। उसके बाद हमने देखा न्यूक्लियर फिशन जो है कोर के अंदर होता है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। उसके बाद हमने देखा कौन सा गैस, कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा है, हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है और हीलियम उसके बाद आपको थोड़ा कम देखने को मिलता है। उसके बाद हमने कुछ फैक्चुअल डेटा नोट करा, आपको पता होना चाहिए कि कब क्या कैसे हुआ, कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर्स है। ये स्टैटिक ओरिएंटेड को डेटा था। फिर हमने एक बेहतरीन सा डायग्राम बनाया और उसमें हमने देखा कि जो अंदर वाले चार हैं इनके पास अपनी सतह होती है, जो बाहर वाले चार हैं वो गैस के होते हैं। सबसे बड़ा जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, फिर पृथ्वी, फिर वीनस, फिर मार्स, फिर मरकरी। कुछ और डेटा हमने यहाँ पे नोट करा, हमने साइज के हिसाब से, डिस्टेंस के हिसाब से समझा। एक बहुत ही बेहतरीन पेज आपके लिए मैंने बनाया जो कि नंबर ऑफ मून्स का पेज था। हमने देखा कि 13 जो हैं, यानी 8 मेन वाले 13 और जो 5 आपके ड्वार्फ हैं उसमें कितने-कितने आपको पड़ेंगे। टोटल मून्स मैंने आपको नोट कराए। एक-एक करके हमने यहाँ पे डिस्कस करा कि सबसे पहले जो मरकरी है उसके बारे में क्या-क्या फैक्ट्स हैं। हमने रोटेशन, रिवोल्यूशन को लेकर और नॉट द हॉटेस्ट, ये 2-3 पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने वीनस और यूरेनस वाला एक फैक्ट था वो नोट करा, पेपर इससे सवाल बना चुका है। वीनस को लेकर और बहुत सारी चीजें हमने नोट करी। फाइनली पृथ्वी को लेकर हमने बहुत सारा डेटा नोट करा है। डेंसेस्ट है, इसका रोटेशन, रिवोल्यूशन, एरिया, सर्कमफेरेंस और निकनेम, ये सब क्या होते हैं आपके सामने, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी को सेशन में मजा आया होगा, आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सभी का आने के लिए। पहला सेशन था आपका ज्योग्राफी का, जो कि नंबर वाइज तीसरा है लेकिन पहला है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। बाकी आप कुछ कहना चाहें कह सकते हैं, बाकी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, अपनी तैयारी अच्छे से करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद कर रहा हूँ जब मैंने आपको रिवाइज कराया है तो आपको सारी बात समझ आ गई होगी। कल से अगर आपको स्पीड कम करानी है आप करा सकते हैं, लेकिन मैं स्पीड में इसलिए बोलता हूँ बिकॉज अपना जो समय है वो भी हमें बचाना होता है, एंड सेकेंडली ये सब चीजें पड़ी भी होती है तो बस अपने हाथ से फटाफट आपको निकालनी होती है। इंग्लिश देखिए, सबसे पहला सजेशन जी को रहेगा सेशंस जो है इंग्लिश में ही लगाएं। उसके अलावा कोशिश करें चीज़ों एक अपने इंग्लिश के जो भी आपके एजुकेटर हैं एक बार उनसे बात करें, बिकॉज़ मैं नहीं चाहता यहाँ पे मिसमैच हो जाए, एंड उनकी गाइडेंस से आप पढ़ें, मेरे हिसाब से काम बन जाएगा। थैंक यू सो मच, बहुत-बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखें। कल की जो 2 ज्योग्राफी की क्लासेस एक साथ है वो मैंने जो है भेज दी है ठीक होने। कल आपकी 2 क्लासेस 4 बजे है, उसमें से 1 क्लास मैं 1 बजे ले लूँगा, 1 क्लास आपकी 4 बजे ले लूँगा, और कल 2 ज्योग्राफी की जहाँ तक आपकी क्लासेस हो जाएँगी। कल केमिस्ट्री की क्लास नहीं होगी, अपना ख्याल रखें, तैयारी अच्छे से करें, एंड इसके अंदर स्टैटिक नहीं होगा, लेकिन स्टैटिक का बहुत बड़ा पोर्शन मैं आपके लिए यहाँ पर ज़रूर कवर करूँगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर, गुड बाय, एंड स्पीड बहुत लगी थी, चलिए बहुत बढ़िया। बिल्कुल देखिए शुभम, आपकी स्पीड बढ़ाना मेरा ही काम है, तो थोड़ा बहुत पुश मैं आपके लिए करता रहूँगा, ठीक है? ये एग्ज़ाम से पहले हँसते-खेलते पैक हो जाएगा कोबरा, बिल्कुल भी चिंता ना करें, बिल्कुल भी चिंता ना करें। चलो थैंक यू सो मच। स्टैटिक के लिए अलग से ही कोर्स आता है, स्टैटिक इसके अंदर कवर नहीं होती है। कुछ डेटा भले ही कवर होगा लेकिन पूरा स्टैटिक अलग से ही आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है? ये नए स्टूडेंट के लिए है ना बेटा, बिल्कुल क्यों नहीं है रोशन, बहुत सारे बच्चे आज नए आए हैं यहाँ पे बिकॉज़ पहला सेशन है। सेशन आपका ऑफिशियली ओवर होता है, जो जाना चाहे जा सकता है। बहुत-बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, गॉड ब्लेस, गुड बाय। मिलते हैं आप सभी से रात को 10 बजे वाली क्लास में कंप्यूटर की, और उसके बाद कल मिलते हैं आप सभी से सुबह 10 बजे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस। एक-एक करके मैं डाउट देख रहा हूँ। हिस्ट्री की 17th नंबर क्लास नहीं चल रही है, ठीक है, मैं इसे एक बार चेक कर लेता हूँ सेशन खत्म होने के बाद, आप चिंता ना करें। जो जाना चाहे बहुत जा सकता है, बहुत-बहुत धन्यवाद।